Hi everyone and a warm welcome to our lecture number 1 for CA Inter Law paper number 2 Corporate and Other Laws May 24 new syllabus. So we are going to talk about everything in this particular lecture कि हमारा बैच बेसिकली तीन चीजें बात करनी है। एक तो विद रिस्पेक्ट टू अवर बैच आपके बहुत सारे क्वेरीज थे, बहुत सारे एफएक्यूज थे। हालांकि आई हैड अपलोडेड वन वीडियो डिस्कसिंग द क्वेश्चंस, बट उसमें भी कुछ चीजें और आई थी, तो वो सारा हम पहले कोलेट करके सारी डिटेल्स डिस्कस कर लेंगे। सो यू हैव अ कंप्लीटली कंप्लीट 100% अंडरस्टैंडिंग कि आप इस बैच में से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड देन यू हैव टू टेक अ कॉल कि ये बैच आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। ठीक है। सेकेंड चीज, हम बात करेंगे कुछ बेसिक्स ऑफ लॉ के बारे में, बिकॉज हम लॉ सीधा चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी से स्टार्ट नहीं कर सकते। वी हैव टू अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स जो कि जरूरत होती है टू अंडरस्टैंड हाउ द लॉ इज रेड, एंड दैट इज नॉट समथिंग विच इज प्रैक्टिकल एंड नॉट एग्जाम ओरिएंटेड, इट इज प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड। सो डोंट वरी, हम ज्यादा भावनाओं में नहीं बहेंगे। ठीक है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, हम प्रिलिमिनरी चैप्टर से स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर डिस्कशन। तो सबसे पहले आपको आता है दिमाग में कि भैया आप कौन हो, राइट? आप कौन हो? तो ये बेसिक फैकल्टी इंट्रोडक्शन है, इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले। सो देखो, नाम आपको पता होना चाहिए। माय नेम इज सिद्धेश एंड सिद्धेश वारिंबे, एंड ये सब कमाई हुई चीज है, तो ये लगाने में थोड़ा अलग मजा आता है, और आप भी इसी चीज के लिए यहाँ पे बैठे हो मेरे सामने। ओके, आई हैड अ रैंक, ऑल इंडिया रैंक 26 इन सीए फाइनल। सर सीए इंटर में रैंक नहीं थी क्या? देखो परसेंटेज तो अच्छी थी, 65 के ऊपर थी, बट मैंने सिंगल ग्रुप दिए थे और इस वजह से मेरी रैंक नहीं थी। टू सर्टेन एक्सटेंट आई डू रिग्रेट, शायद दोनों देने चाहिए थे, बट कोई बात नहीं। सर आप पढ़ा कब से रहे हो? मैं 2019 से पढ़ा रहा हूँ। मेरे जो दो सब्जेक्ट एरियाज रहे वो है लॉ और जीएसटी। लेकिन सर ऑनलाइन आपने कब पढ़ाना स्टार्ट किया और पहले कैसे पढ़ाते थे? सी आई वॉज बेसिकली टीचिंग इन दिल्ली, और तब फिजिकल क्लासेस हम लेते थे, एंड कोविड के बाद 2021 में हमने ऑनलाइन पूरा पोर्टल जो है वो लॉन्च किया। ओके, एंड लॉ, सीए फाइनल, लॉ, जीएसटी प्राइवेट क्लासेस एंड फिजिकल क्लासेस में लेता था, एंड जीएसटी का अब हमारा सीए फाइनल बच्चों के लिए भी पहला बैच आ चुका है, और आप लोगों के लिए अभी सीए इंटर का पेपर नंबर 2 का ये नया बैच है, राइट? दैट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। अच्छा, एक चीज बता दूं, कई बच्चे ना क्वेरी पूछते वक्त या फर्स्ट लेक्चर में ऐसा बोलते हैं, सर आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, मुझे रैंक चाहिए। सर आई एम एन एवरेज स्टूडेंट और मेरे को लग रहा है कि मैं मे बी उतने 70-80 ला पाऊंगा या नहीं ला पाऊंगा, सो मैं सिर्फ पास होने का प्लान करता हूं। नो, प्लीज अंडरस्टैंड, आपके सामने जो ये बंदा बैठा है, आपके सामने ये जो AIR 26 बैठा है, ये भी बहुत ज्यादा एक एवरेज स्टूडेंट था। ठीक है, मैं आज भी एक एवरेज, मैं अपने आपको एवरेज मानता हूं, ताकि मेरे एफर्ट्स जो है वो एक्स्ट्रा, जो भी कह लो आप, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह रहे हो, एक्स्ट्रा समथिंग एक्स्ट्रा मुझे देना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ माई हार्ड वर्क। तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो ना, उससे फर्क नहीं पड़ता आपकी मेहनत कितनी है, आपके एफर्ट कितने हैं, आपका ड्रीम कितना बड़ा है, आर यू विलिंग टू वर्क फॉर इट, और आर यू ओनली ड्रीमिंग अबाउट इट। तो वर्क और आपके एफर्ट अगर आप डालने के लिए रेडी हो, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप जो भी ड्रीम कर रहे हो सीए के अंदर, चाहे वो रैंक है, चाहे वो सब्जेक्ट टॉपर है, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलना है, वो आपका निकलेगा। एंड अगर आप दोनों ग्रुप के लिए प्लान कर रहे हो, यू हैव टू एम फॉर रैंक। रैंक के लिए अलग हम डिस्कशन रखते हैं, वो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, बट प्लीज अंडरस्टैंड कि ये आज के बाद इससे अपने आप को निगेटिव मत फील कराना, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आप एफर्ट मारने के लिए रेडी हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अहेड। 1 मिनट। ओके, अब ये था एक बेसिक फैकल्टी इंट्रोडक्शन, इससे ज्यादा आपको मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बैच के डिटेल्स। सर ये है हमारा सीए इंटर, ये है हमारा सीए इंटर लॉ May 24 पेपर नंबर 2 का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज बैच। सर ये सीसीबी आप बोलते रहते हो, सीए फाइनल में भी आपने सीसीबी निकाला था, ये कोई मार्केटिंग गिमिक है क्या? आंसर इज नो, दिस इज जस्ट द वे वी कवर थिंग्स। माय कवरेज इज कॉम्प्रिहेंसिव, जो मुझे लगता है, और इसलिए मैंने बैच का नाम रखा है सीसीबी। सर इसके अंदर कैसे एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा या इन डेप्थ हम डिटेल में जाते रहेंगे, प्रैक्टिकल चीजें समझते रहेंगे? आंसर इज नो, उतना ही प्रैक्टिकल समझेंगे जितना यू रिक्वायर फॉर द एग्जाम। एग्जाम के रिस्पेक्ट में कुछ चीजें आपको दिखाना जरूरी होता है क्लास में, जैसे हम पढ़ते हैं नोटिस ऑफ मीटिंग, तो मैं एज अ शेयर होल्डर, मेरे पास कोई नोटिस आती है, मैं मेल खोल के फटाफट से दिखा देता हूं, तो उससे आपको आइडिया लगता है कि भैया ठीक है, ये चीजें प्रैक्टिकली कैसे चल रही है, एंड इट हेल्प्स इन योर एग्जाम। सो दिस बैच इज कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड, दैट यू डोंट हैव टू वरी। आगे बढ़ते हैं। सर ये हमारा जो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का जो चैप्टर्स है वो कितने हैं, कैसे क्या करना है? कॉर्पोरेट लॉ इज ऑफ 11 चैप्टर्स, अर्लियर इट यूज्ड टू बी ऑफ 10 चैप्टर्स, दैट इज सेक्शन नंबर 1 टू सेक्शन नंबर 148, और अब हमारा एक 11 चैप्टर ऐड हो चुका है, दैट इज फॉरेन कंपनी का, और दैट इज मतलब टेक्निकली कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बहुत इजी चैप्टर है,
सीए फाइनल का था और आपके वाले में वो डाल दिया है, तो टेंशन मत लेना, 11 चैप्टर है और अदर लॉज में आपके 4 चैप्टर है, जिसमें अगेन इन्होंने एक फेमा डाल दिया जो है सीए फाइनल का, बट इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस जैसा जैसा मैं पढ़ाऊंगा, जैसा जैसा बताऊंगा वो आपको करते रहना है। ओके, सो बेसिकली दिस इज योर कोर्स। इससे ज्यादा मैं अभी इस लेवल पे डिटेल्ड एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस, चैप्टर कौन सा अच्छा है, कौन सा प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, किस में कितने नंबर आते हैं, वो सब मैं नहीं करने वाला। दैट इज नॉट द वे वी स्टार्ट आवर स्टडीज। वो चैप्टर्स होने के बाद कोर्स के एंड में जो लास्ट में गाइडेंस देता हूं उसके अंदर सारा कुछ आपको क्लियर करवा दूंगा कि रिविजन कैसे करना है, प्रायोरिटी कितनी देनी है, ऑल द थिंग्स विल बी कवर्ड इन द बैच, राइट। अच्छा, अब बेसिक पैटर्न आपको पता होना चाहिए। आपका 70% डिस्क्रिप्टिव रहता है और 30% एमसीक्यूज रहते हैं, वो आपके अब सारे सब्जेक्ट्स में ही आ चुके हैं। सो नाउ यू प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, यू कैन नॉट अफोर्ड इन एनी सब्जेक्ट टू डू ऊपर ऊपर से स्टडी, डू एबीसी एनालिसिस, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, प्रोबेबिलिटी बेस्ड स्टडी कर ली, ऐसा आप कर नहीं सकते हो, बिकॉज वो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग, यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग इन डिटेल, तो ही जाके आप एक रीजनेबल एश्योरेंस के साथ जा सकते हो कि हमारा एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा, राइट। सो दिस इज अवर बेसिक पैटर्न। चलो सर, आपकी जो क्लास रहने वाली है वो कितने टाइम की रहेगी? 2 hours 15 minutes की हर एक क्लास बनने वाली है और ये रिकॉर्डेड मोड है। अच्छा सर, रिकॉर्डेड है मतलब कोई पुरानी क्लास बेच रहे हो? नहीं, ये आपकी दिसंबर 23 की ही रिकॉर्डिंग्स आज सुबह पर क्लास बनी, दोपहर शाम तक अपलोड हो जाएगी सर्वर के ऊपर, आपके बैकअप के ऊपर। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेस इशू कि सर वो कनेक्शन नहीं आ रहा है, वो लाइव में आवाज नहीं आ रहा, ऐसा कुछ अगर कई स्टूडेंट्स के जो इंटरनेट का जो इशू रहता है और वो स्टूडेंट के फिर स्टडी फ्लो खराब हो जाता है। सो उस वजह से हमने इसको जो है पूरा का पूरा रिकॉर्डेड मोड में रखा है, ठीक है। सो डोंट वरी, ये सारी की सारी हमारी लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स है। सर ये 15 मिनट्स का क्या चक्कर है? ये 15 मिनट्स के अंदर हम पुरानी क्लास की रिवीजन करते हैं एक ऊपर ऊपर से, ताकि यू आर एट दैट लेवल जहां पे हमने छोड़ा था, और फिर 2 घंटे को कंसेप्ट्स बिल्ड करते हैं, ठीक है। सो 2 hours विल बी फॉर द न्यू कंसेप्ट्स, राइट। सो दिस बैच इज ऑफिशियली स्टार्टिंग फ्रॉम 20 दिसंबर 2023। आपको रिकॉर्डिंग्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा 20 दिसंबर से, एंड वी विल ट्राई कि हम इसको मिड फेब एंड तक क्लोज कर पाए। मतलब आप मेरे साइड से, आप तो इसको कभी भी देख लो, आपके पास तो रिकॉर्डिंग मोड में अवेलेबल है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गोइंग टू ऑफर कि हम कुछ लाइव सेशंस रखें जूम के ऊपर, ठीक है। तो उसको कैसे करना है, क्या सेशन रहेंगे, वो सारा कुछ मैं आपको बैच के अंदर बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो सर, इसका ड्यूरेशन क्या रहने वाला है? सी, इसका जो ड्यूरेशन रहेगा अप्रोक्सीमेटली 85 to 100 hours। जरूरत लगी तो एक 5-10 घंटा ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब एक 2-3 क्लास ऊपर नीचे, बट कोशिश रहेगी इसको 100 के ऊपर हम ना ले जाए। मैं एक्सपेक्ट करता हूं 90-95 तक हम इसको क्लोज कर देंगे। सर मेरे पास पर लेक्चर कितने व्यूज रहेंगे, क्या वैलिडिटी रहेगी? तो प्लीज अंडरस्टैंड, आपके पास हर लेक्चर के 2 व्यूज रहेंगे, मतलब आप हर एक लेक्चर को 2 बार देख सकते हो। मैं सही बताऊं, उससे ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। कई बच्चों को लगता है सर अनलिमिटेड व्यूज दे दो, 10 व्यू दे दो, डोंट नीड इट। आपके पास 2 व्यू है, पहले व्यू में सारी चीजें समझो, डाउट आते तो मेरे से पूछो, फिर भी लग रहा है देखना है तो दूसरी बार उसी लेक्चर को देख लो, कोई इशू नहीं है। वैलिडिटी हम इसकी 12 मंथ्स रख रहे हैं, बिकॉज अभी कई सारे बच्चे हो सकता है नवंबर 24 की भी ले रहे हैं वाला बैच, तो इसीलिए मैं पहले 9 मंथ्स रखा था, उसको मैंने 12 मंथ्स कर दिया कि नवंबर मंथ तक आपका चल जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। मतलब ऑब्वियसली फ्रॉम द डे टू एक्टिवेटेड, राइट। ओके, नेक्स्ट सर, आपका ये जो बुक्स है, ये बुक्स का हिसाब बताओ भैया, क्या है, क्या क्या मिलेगा हमें किट के अंदर? आपको मिलने वाली है 3 प्रिंटेड बुक्स, जिसमें से 2 कलर्ड रहेंगी और 1 ब्लैक एंड व्हाइट रहेगी। कलर्ड वाली रहने वाली है लॉजिफाइड कंसेप्ट्स बुक। लॉजिफाइड का मतलब क्या हुआ? लॉ विद लॉजिक सिंप्लीफाइड, एज सिंपल एज दैट, दैट इज माय मोटो, द वे आई हैव डिजाइन्ड द बुक। अभी दिखाऊंगा आपको बुक के सैंपल, 2 मिनट सुनो मेरी बात। लॉजिफाइड की जो कंसेप्ट बुक है वो 2 तरीके की है, एक वॉल्यूम 1 और एक वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 इज योर कॉर्पोरेट लॉ चैप्टर नंबर 1 to 11। लॉजिफाइड कंसेप्ट्स वॉल्यूम नंबर 2 इज योर अदर लॉज चैप्टर 1 to 4। ये प्लीज अंडरस्टैंड करें कि ये बुक्स है, ये कोई समरी नहीं है, ये कोई नोटिंग नहीं है, ये कोई नोट्स नहीं है, ये कोई कहते हैं ना शॉर्ट समरीज नहीं है, ये बुक्स है। तो ये ICAI-SM के बेसिस पे बनी गई है। आप ICAI-SM May 24 न्यू सिलेबस उठा लेना, एंड इफ यू फाइंड एनीथिंग विच इज नॉट इन द बुक्स, ऐसा आपको मिलेगा ही नहीं, आपको ऐसा मिलेगा ही नहीं। हर एक चीज ICAI स्टडी मटेरियल की इन बुक्स में हमने डाल रखी है, ठीक है। तो ये दोनों आप बेफिक्र रहे। अरे मेरे पास ये बुक पड़ी, आपको दिखाता हूं, ये मेरे पास बुक आई है आज ही सैंपल, ये प्रिंट में जा चुकी है और बहुत ही बढ़िया बुक है। मैं आपको, आई डोंट नो आपको कैमरा में सारा दिखेगा, मैं अभी डिजिटल कॉपी दिखाऊंगा, आपको दिख रहा है क्या? ये देखो पूरी मल्टी कलर्ड बुक है, 2 कलर नहीं, मल्टी कलर्ड बुक है, प्रॉपर स्पेसिंग के साथ, रूल लाइंस के साथ। तो ये बहुत अच्छी बुक, इसमें बहुत मेहनत गई है, 4 महीने के आसपास मैंने इसके अंदर लगाए थे, एंड
आप बस एक बार ये बुक देखो, अभी समरी भी, मतलब समरी कह रहा हूं, डिजिटल इसका कॉपी देखो, यू विल बी कन्विंस्ड कि इसके पीछे मैं क्यों कह रहा हूं इतना। ओके, अब इसके सिवाय आती है सर हमारी क्वेश्चन बैंक, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये रही हमारी क्वेश्चन बैंक। अब ना क्वेश्चन बैंक, पहली बात तो May 24 के लिए अपडेटेड है, लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी भी मैंने डाल दिया था। इसके सिवाय एक चीज समझना, मैं जब एज अ स्टूडेंट लॉ ऑडिट की क्वेश्चन बैंक देखता था, खासकर लॉ की, सो मुझे एक प्रॉब्लम होती थी, ठीक है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, ओके, आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे लगता था कि सर सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है ना, वो एज इट इज कॉपी पेस्ट है आईसीआई के। सर फिर हम, मतलब आप भी सोच रहे होंगे तो फिर और क्या करना है, आईसीआई के तो सोल्यूशन देख रहे हैं। अरे वो तो ठीक है, बट आईसीआई का सारा सोल्यूशन अगर कॉपी पेस्ट हो गया, वो तो आप भी एज ए स्टूडेंट देख सकते थे। बस एक कंपाइल करके मैं क्वेश्चन बैंक क्यों आपको दूं, वो कैसे मैं सेल करूं आपको? सो दैट इज नॉट राइट, मुझे ऐसा लगा। सो ऑन ईच एंड एवरी सॉल्यूशन इन माय क्वेश्चन बैंक आई हैव वर्कड अपॉन इट। वर्कड अपॉन इट मतलब जहां पे भी रिपीट कंटेंट रहता है या जहां पे थियोरेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं, उसका आंसर आपको क्वेश्चन बैंक से करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मेरे कंसेप्ट बुक है, करेक्ट, मेरे या मे बी किसी और की, उस कंसेप्ट बुक के अंदर आपके पास सारे के सारे कंसेप्ट दिए हुए हैं, डेफिनेशंस दे रखी है, सेक्शन दिए गए हैं। तो अगर क्वेश्चन बैंक में कोई पार्ट एज इट इज वही सेक्शन को रेफर कर रहा है, तो मैं क्वेश्चन बैंक में वो सेक्शन रिपीट नहीं करूंगा, मैं बोल दूंगा रेफर टू दैट सेक्शन। और आंसर में, मेरे आंसर में क्या फोकस रहेगा कि उस सेक्शन के बेसिस पे जो पूछा गया है उसके रेलिवेंट आंसर पॉइंट क्या है, उसको एनालिसिस में क्या करना है, उसमें कोई कंक्लूजन, उसमें कोई कैलकुलेशन है क्या, तो वो कैलकुलेशन दिखाई जाएगी और फाइनल कंक्लूजन रीच किया जाएगा। सो एवरी क्वेश्चन इन माय क्वेश्चन बैंक हैज रेलिवेंट आंसर पॉइंट्स, हैज एनालिसिस एंड कैलकुलेशंस एज रिक्वायर्ड एंड हैज कंक्लूजन। कंक्लूजन तो है ही, मतलब सीधी बात एक लाइन में कि आंसर में जो पूछा था, क्वेश्चन में जो पूछा था कि येस और नो, वैलिड और इनवैलिड, क्वालिफाइड और डिस्क्वालिफाइड, वो आपको आंसर में दिख जाएगा। इससे पता है आपके दो फायदे होते हैं बहुत बड़े बड़े। क्या? पहला, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं कंपैरेटिवली लोअर टाइम में, क्योंकि मैंने देखा कि यार चार पर्टिकुलर क्वेश्चन है एक ही टॉपिक के, चारों में वही सेक्शन कॉपी पेस्ट किया हुआ है। अरे वो सेक्शन तो कंसेप्ट बुक में है ना भाई, तो फिर मैं उसको बार बार क्वेश्चन बैंक में क्यों रिपीट करूं? मैं वो, अगर आपको कोई क्वेरी आ रहा है उस सेक्शन में, यू गो टू माय कंसेप्ट बुक एंड यू रिव्यू दैट पर्टिकुलर सेक्शन एंड कम बैक टू क्वेश्चन। So this makes you comparatively more stronger in the concept. And second, आपका बहुत सारा कवरेज कम टाइम में हो रहा है। ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू हमने सीए फाइनल में टेस्ट किए थे और बहुत अच्छे से हिट हुए थे। आपको भी, आप ये क्वेश्चन बैंक देख लेना, आपको टिपिकल क्वेश्चन बैंक नहीं मिलेगा, आप देख लो। अभी तो मैं इसके प्रिलिमिनरी के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तो हर एक में पॉइंट टू बी नोटेड, अगर कोई स्पेशल बात है तो वो डालिए, ऑथर्स नोट डाले मैंने बहुत सारी जगह, आंसर हिंट। अब एक बात बताओ, यहाँ पे स्मॉल कंपनी पूछा था एग्जाम्पल। अब स्मॉल कंपनी में अगर आपको कोई इशू है तो आप कंसेप्ट बुक में जाओ भैया, यहां पे जो पूछा है क्वेश्चन उसका फाइनल आंसर मैंने दे दिया कि स्मॉल कंपनी है या नहीं है और उसका रीजन क्या है। सो इफ यू हैव एनी इशू इन स्मॉल कंपनी, यू गो टू माय कंसेप्ट बुक एंड रिव्यू सेक्शन 2 clause 85। बट हियर माय फोकस इज येस और नॉट, इट इज अ स्मॉल कंपनी और नॉट, और उसका रीजन क्या है कि नहीं है तो क्यों नहीं है। दिस मेक्स यू स्मार्टर एंड दिस मेक्स कवरेज वेरी इजी, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन बैंक। अब आपको क्वेरी आएगा कि सर आप ये जो बुक कह रहे हो बार बार, ये जो बुक है हमारी डिटेल में, ये दिखा तो दो पहले, चलो पहले दिखा देते हैं आपको। ये रही आपके सामने बुक, ये हमारा प्रिलिमिनरी चैप्टर, पूरी की पूरी बुक एक स्टोरी फॉर्म, एक फ्लोचार्ट फॉर्म, एक डायग्राम फॉर्म में जो है वो बनाई गई है। आप चेक कर सकते हो, कहीं पे भी प्लेन तरीके से रट्टा मारने के लिए पैराग्राफ्स नहीं दिए गए। हर एक सबसेक्शन की हेडिंग दी गई है कि इस सबसेक्शन में हम बात क्या करने वाले हैं, और हर एक के पीछे एक आपको सब हेडिंग मिल जाएगा। कीवर्ड्स दो प्रकार के होते हैं, एक हाईली इंपॉर्टेंट, एक थोड़े इंपॉर्टेंट। हाईली इंपॉर्टेंट रेड करके दिए गए, जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, मतलब करने हैं बट थोड़े कम इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम साथ में करेंगे इन द क्लास, ताकि आपका भी कंट्रीब्यूशन रहे टू अंडरस्टैंड द प्रोविजंस। क्लियर? अब देखो, फॉर एग्जांपल ये एसोसिएट कंपनी की जो डेफिनेशन है, ये मैं एक पैराग्राफ फॉर्म में भी दे सकता था, मुझे क्या चाहता, लेकिन ये स्टोरी फॉर्म में बनाई गई एग्जाम्पल के साथ, तो हर एक चीज आपको इसके अंदर फ्लो चार्ट और डायग्राम फॉर्म में मिलने वाली है। राइट? सो मेरे बुक को पढ़ना है और अगर मेरी बुक को जज करना है तो नंबर ऑफ पेजेस से जज मत करना, क्योंकि जो किसी के बुक में एक पेज का कंटेंट, और ये मैं कंपेयर करके बता रहा हूं, मैंने 3-4 मेरे फेलो रिस्पेक्टेड फैकल्टीज का मैंने देखा मटेरियल भी, तो एक पेज का जो कंटेंट है वो मेरे जगह मेरे बुक्स में 1.5 या 2 पेज का आया है। क्यों? क्योंकि आपके सामने है, अगर ये मैंने एग्जाम्पल लिया तो 1 लाइन, 2 लाइन, ये 3 लाइन, ये 4 लाइन छोड़ दी, प्लस इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने नीचे अलग से दिए ताकि आपको ये पेपर में ध्यान रहे।
ऐसा करते करते इसीलिए मेरा कंटेंट थोड़ा सा जो है पेजेस ज्यादा लेगा, बट कंटेंट कम है, मतलब कंटेंट वही है जो किसी और की बुक में है। So I'm telling you very honestly, transparently, don't judge my book from the number of pages because flowcharts take more space. So you are wise enough to understand कि ये जगह क्यों ज्यादा लेगा। दूसरी चीज, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा एक चीज समझ लेना, ये आपको बेटर तरीके से याद रहने वाला है, क्योंकि दिमाग में डायग्राम्स बैठ जाएंगे, ठीक है, कंपेयर टू टेक्स्ट फॉर्म। मैं इसको छोटा करके टोटल बुक 150-200 पेजेस में भी बना सकता था, नहीं किया वैसा, मेरी कॉस्ट ज्यादा लगी है, सीधी सीधी बात बताऊं तो। पर मैंने कहा नहीं, बनाएंगे तो ढंग से बनाएंगे, बच्चों को सारी चीजें समझ आनी चाहिए। तो हेडिंग, सब हेडिंग, फ्लो चार्ट, डायग्राम सब जगह आपको भर भर के मिलने वाले हैं, टेंशन मत लेना। ये एग्जाम्पल, ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं, राइट। सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर कि ये बुक बनी कैसे गई है। अब आपको डाउट आएगा कि सर एक दिन पहले कैसे पढ़ेंगे, आपने इतनी सारी बात तो बता दी, आपके साथ तो पढ़ लेंगे 80 घंटे 90 घंटे में, एक दिन पहले हम कैसे पढ़े। तो बेटा जी इसको छोटा कैसे करना है वो मेरा काम है। बहुत सारी चीजें इसमें से सिर्फ एक बार रीडिंग के लिए, वो लर्निंग के लिए नहीं है। प्लस बहुत सारी जगह ऐसी भी आएंगी जहां पे मैं बुक का रीड करवाने के बाद आपको हैंड रिटन डायग्राम्स दूंगा, हैंड रिटन नोट्स दूंगा, तो वो आपको वहां पे रीड करने, तो टोटल टाइम आपको उतना ही लगेगा जो एक समरी के लिए पढ़ना होता है, क्योंकि आप इन बुक्स के फ्लो चार्ट से यू विल बी यूज्ड टू इट, यू विल गेट यूज्ड टू इट, राइट। सो इसको रिड्यूस कैसे करना है वो मेरा काम है, वो क्लास में किया जाएगा। क्लियर है सारी बातें। अच्छा सर एमसीक्यूज का क्या है, एमसीक्यूज हमारे दो तरीके से कवर होते हैं। हमारा एक जो आईसीए का कोई बुकलेट आता है तो वो हम यूट्यूब पे लाइव करेंगे सब बच्चों के साथ, और प्लस हमारे टेलीग्राम पे डेली एमसीक्यूज होते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी टेलीग्राम पे हो मेरे, पर नहीं हो तो प्लीज ज्वाइन कर लेना, प्लीज ज्वाइन कर लेना। आप कोई भी मेरे यूट्यूब चैनल पे नीचे लिंक देख लेना, सब जगह मैंने दिया हुआ है एस वाली में क्लासेस फॉर सीए इंटर लॉ, ठीक है। तो ये दोनों जगह, ये दोनों तरीकों से हम एमसीक्यूज कवर करेंगे ताकि आपका डेली टच मेंटेन हो। सुनी थी ना मेरी कीप इन टच स्ट्रेटेजी, तो ये टच मेंटेन करने के लिए आप 3 महीने तक एमसीक्यूज करते रहोगे। और एक सच बात बताऊं, बिल्कुल सच दिल से, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो, एमसीक्यू अपने आप निकल जाएगा। एमसीक्यूज में उतनी दिक्कत नहीं आएगी अगर कंसेप्ट डिटेल में स्ट्रॉन्ग हो रखा है, जो कि काम मेरा है, राइट। सर टेस्टिंग पे आ जाओ जरा, टेस्टिंग कैसे कैसे करोगे। देखो एक कॉर्पोरेट लॉ का टेस्ट रहेगा, एक अदर लॉस का टेस्ट रहेगा, और एक पूरा डिटेल मॉक टेस्ट रहेगा। सर आप चेक करोगे क्या, यस, अगर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो मैं आपको दूंगा डेट, उन डेट्स तक अगर आप मुझे अपने टेस्ट दे दोगे तो मैं आपका चेक कर दूंगा, ठीक है। कई बच्चे अब ऐसा होगा कि बहुत लेट क्लास ले रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं, वो बाद में मुझे नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं इसका एक सेल्फ चेकिंग वीडियो भी डाल दूंगा। सो आपकी मर्जी है, कैसे मर्जी करवा लो। सेल्फ चेकिंग वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसके अंदर क्या लिखना था, क्या नहीं लिखना था, एग्जाम्पल दूंगा कि किस स्टूडेंट ने क्या लिखा, वहां पे क्या गलती हुई, क्या नहीं करना था, क्या करना था, राइट। सो ऑल दैट विल बी डिस्कस्ड इन आवर क्लासेस, डोंट वरी अबाउट दैट। अब सर सबसे बड़ा क्वेरी आता है सीए इंटर के प्यारे प्यारे बच्चों का कि सर आंसर राइटिंग कौन कराएगा। आपने क्वेश्चन बैंक में तो डिटेल्ड आंसर दिए नहीं है, हर एक आंसर तो आपने डिटेल में नहीं दिया है। अब उसका मेरा फंडा सुन लो और मेरा फॉर्मूला सुन लो, ये मेरा है और मेरे को पता ही आपके ऊपर वर्क करने वाला है। पढ़ो इस चीज को, क्या लिखा है इसके ऊपर, आई विल टीच यू फिशिंग, आई वोंट गिव यू फिश। क्या हुआ इसका मतलब, बताओ। फिशिंग इंपॉर्टेंट है या एक फिश देना। इफ आई गिव यू फिश आप एक दिन के लिए खुश रहोगे, इफ आई गिव यू फिशिंग आप पूरी लाइफ टाइम खुश रहोगे, क्योंकि रोज खाना मिलेगा ना। अरे सर क्या बोल रहे हो, ढंग से समझाओ। देखो अगर रेडीमेड आंसर दे दिए ना आपको सारे के सारे, तो आप कभी भी सीखोगे नहीं कि क्या नहीं सीखोगे कि आपको आंसर लिखने कैसे है। इससे अच्छा मैं आपको बताऊंगा आंसर लिखने का तरीका क्या होता है, राइट। और इसके ऊपर रिकॉर्डेड सेशंस बैच के ही आपके सर्वर पे अपलोड किए जाएंगे, दैट हाउ यू नीड टू राइट द सॉल्यूशंस। क्योंकि इसके ऊपर बहुत अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि आंसर राइटिंग ऐसे करो, इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं आपको सॉल्यूशंस के कुछ आंसर शीट एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि बच्चों ने इतना ज्यादा फॉर्मेट फॉलो नहीं किया है बट नंबर मिले हैं। तो ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपको बताऊंगा ये कैसे करना है, और मैं आपको हर वीक में एक वीडियो दूंगा, ठीक है। प्लस मैं यूट्यूब के ऊपर भी इसके ऊपर एक सेशन लेने वाला हूं, तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्या छोड़ना है। तो यू विल लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग दैट यू विल यूज इन एवरी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन फॉर अदर थ्योरी सब्जेक्ट्स एज वेल। क्लियर है। तो प्लीज इसकी टेंशन मत लो, ये ओवर हाइप टॉपिक है। चलो अच्छा, अपार्ट फ्रॉम द बुक्स मैं कई की जगह आपको हैंड रिटन समरीज दूंगा, ठीक है। जहां जहां जरूरत होगी वो हम हैंड रिटन समरी देंगे, और ये डेली अपडेट होती जाती है ड्राइव पे। सो एट द एंड ऑफ द बैच आप इसका प्रिंट लो, अपने बुक के अंदर लगाओ और मस्ती करो। मस्ती करो मतलब छोटे वाले इससे पढ़ो, आपको मेन बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस टॉपिक पे जहां पे भी जरूरत लगेगी, राइट। ओके
सर डाउट्स का सपोर्ट भी जरा बता दो, हाउ विल बी कनेक्ट। सी, आपको इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप करना है, आप व्हाट्सएप टेक्स्ट भी कर सकते हो, आप व्हाट्सएप ऑडियो भी भेज सकते हो, और आपको 1-1.5 दिन में, डेढ़ भी नहीं, विद इन 24 आवर्स आपको मेरा रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि ये वाला काम मैं कभी भी किसी को छोटा मोटा हायर करके डेलीगेट नहीं करता, ये काम मैं खुद करूंगा, आपको सारे रिप्लाई खुद मिलेंगे और मेरे से मिलेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सर कॉल पे कुछ बात करनी हुई, आपसे जनरल गाइडेंस लेना हुआ तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट वी विल हैव टू डिसाइड ऑन अ कॉमन टाइम, ठीक है। तो हम एक कॉल भी शेड्यूल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो माय मेन पॉइंट इज आई विल एंश्योर दैट आई एम एक्सेसिबल टू यू। आई एम, अरे ये क्या हो रहा है, एक्सेसिबल। इसकी टेंशन मत लेना कि सर एक्सेसिबल नहीं है, ओके आपके टीचर है, आपके पास रहेंगे, और डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सर लैंग्वेज, सर इस वाले में ऑब्वियसली द लैंग्वेज इज हिंदी प्लस इंग्लिश, एंड आई नो देर आर अ लॉट ऑफ माई डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ, जहाँ पे मे बी यू गाइज आर मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो द क्वेश्चन कम्स दैट सर वी वॉन्ट टू join this batch, but we are concerned about the language and understanding. So please understand this technique that I am telling you, we are implementing this in every batch for inter as well as final. So what you can do is, provided that you can understand basic Hindi, after that, after the batch, if you are studying at home and if you are having any specific query in one line or one specific subsection or one question, you can post an audio note to me and I will reply to that particular query in complete English, right? Obviously I cannot repeat the entire chapter or entire section in English, but specific lacunas, specific areas you can ask me, I will reply in 100% English audio note. So that support is given from my side for all our students, because I don't want you guys to miss out till 100% English batch is launched. But right now we have this particular batch which we are starting, right? सर डिवाइस का क्या हिसाब है, आपकी ऐप है या लैपटॉप पे चलेगा। सी यू हैव बोथ द ऑप्शंस, हमारी इस वाली में क्लासेस की ऐप भी मिलेगी आपको और आपको लैपटॉप भी मिलेगा, आप कहीं पे भी रन कर सकते हो। ऑब्वियसली दोनों जगह एक टाइम पे नहीं चलेगा, राइट? सो डोंट वरी, इसके टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स एक बार वेबसाइट पे चेक कर लेना। सर रजिस्ट्रेशन कैसे करें, अगर मन है लेने का इस बैच को देखने के बाद, तो आप सिंपल नीचे यहाँ पे वेबसाइट दिख रही है, इस पे ये देखो, इस पे आपको हैंड नहीं दिखेगा पर नीचे आपको दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर www. दिखाई दे क्या आपको? हाँ सर दिखाओ जरा साइट, www.swalimbeclasses.in। आप .in करना, .com नहीं, तो यहां पे जाके आप जो है वो रजिस्टर कर सकते हो। अरे बढ़िया फोटो आई है, चलो ठीक है, आप यहां पे जाके रजिस्टर कर सकते हो, यहां पे क्लिक कर लेना और यहां पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आपको टेक्निकल डिटेल सारी की सारी मिल जाएंगी, सर्वर अपडेट वगैरह होता रहेगा, आपको सारा कुछ उसके अंदर मिल जाएगा, डोंट वरी। चलो अब बिफोर वी स्टार्ट विद द कॉर्पोरेट लॉ, उसके बेसिक्स, एक दो चीजें जो आपको दिल से बोल रहा हूँ, बिल्कुल दिल से, कि ये आपकी टिपिकल ऑनलाइन क्लास नहीं लगेगी। और ये फीडबैक मैंने खुद नहीं दिया है, ये सीए फाइनल के बच्चों ने दिया था जब हम लॉ की लाइव क्लास लेते थे, और इस चीज की गारंटी मेरी है। आई जस्ट नीड दैट चांस फ्रॉम यू गाइस कि आप मुझ पे वो ट्रस्ट करो, ओके। एंड इस लेक्चर के बेसिस पे करना, अगर लग रहा है सर का नहीं समझ आ रहा, डोंट डू दैट, बिकॉज आपका जो है वो टाइम इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। कॉस्ट, ऑब्वियसली कॉस्ट से ज्यादा आपकी टाइम इन्वॉल्वमेंट है। सेकेंड चीज, जो मेरा एम है, आपको यहाँ पे मेरा ऊपर वो दिख रहा है, क्या लिखा है, स्टडी लॉ लाइक नेवर बिफोर। ये कोई टैगलाइन या ये कोई मार्केटिंग लोगो नहीं है, ये मेरे साइड से एक जेन्युइन एफर्ट है कि मैं लॉ को एक ऐसी तरीके से पढ़ाऊं और आप ऐसे तरीके से पढ़ो कि इससे पहले नहीं पढ़ा गया। डिटेल्ड यूज ऑफ फ्लो चार्ट्स, स्टोरी, और इन इफेक्टिव टाइम फ्रेम 90 to 100 आवर्स। दिस इज व्हाट माय एफर्ट इज एंड माय अल्टीमेट एम इज कि आपकी लॉ जो है वो प्रैक्टिकल तरीके से खत्म हो, एंड हेंस यू स्टडी लॉ लाइक नेवर बिफोर। तो आई जस्ट होप कि आप मुझे वो चांस दो, एंड आई विल एंश्योर दैट यू आर नॉट डिसअपॉइंटेड, ठीक है। चलिए आगे कॉर्पोरेट लॉ के कंसेप्ट से स्टार्ट करें। आज अभी हम चैप्टर नंबर 1 पे नहीं आ रहे हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे आपको एंटायर कोर्स समझ आएगा, राइट? चलो लेट्स स्टार्ट। चलो सर बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद द कॉर्पोरेट लॉ पोर्शन, दैट इज योर 11 चैप्टर्स, राइट? अब एक बात बताओ, जब मैं बोलता हूँ कॉर्पोरेट लॉ मतलब कंपनी लॉ, तो इसके अंदर एक ओवरऑल लेवल पे क्या क्या चीजें आती है? सर ओवरऑल लेवल पे 3 चीजें आती है। फर्स्ट इज योर कंपनीज एक्ट 2013, एंड कंपनीज एक्ट 2013 में 29 चैप्टर्स हैं, 7 शेड्यूल्स हैं और 470 सेक्शन है। सर एक चीज, सॉरी टू इंटरप्ट, एक चीज इससे पहले रह गई हमारी बात करनी। आपको एक और क्वेरी आ सकता है, क्योंकि 3-4 बच्चों ने पूछा था कि सर व्हाट इज द मेथड ऑफ स्टडिंग, हम घर पे कैसे पढ़ने वाले और आप कैसे पढ़ाने वाले हो? देखो मैं क्या करता हूं,
ये जो नोट्स है, पहली बात तो उस सेक्शन के बारे में, जैसे अगर मैं कोई सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूं, उस सेक्शन के बारे में कुछ बताना हो तो एक ब्रीफ दे देता हूं ताकि दिमाग में हो कि पढ़ने क्या वाले है। फिर हम इसकी रीडिंग लेते प्रॉपरली, क्योंकि इसको तो हम छोड़ नहीं सकते, आप घर पे खुद नहीं पढ़ोगे ये, तो मैं पढ़ाऊंगा। इसमें से कहीं एनालिसिस इंटरप्रिटेशन निकल रहा है, कीवर्ड्स निकल रहे हैं, वो एनालाइज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और फिर सेक्शन आगे बढ़ेंगे। आपको घर पे कैसे पढ़ना है, दो चीजों का ध्यान रखना। आपको दो रजिस्टर बनाने हैं, आपको दो रजिस्टर बनाने हैं। फर्स्ट आपका रजिस्टर बनेगा घर की प्रैक्टिस का, इन विच आफ्टर द लेक्चर मैंने जो जो सेक्शन कराया वो एज इट इज आपको लिखना है। सर एज इट इज मतलब लीगल लैंग्वेज में नो, उसका मेन पार्ट, उसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, जैसे स्क्रिबल कर दिया या कीवर्ड्स लिख लिए, ठीक है। तो सेक्शन और उसके अंदर मेन पार्ट आपको लिखना है। दिस इज योर प्रैक्टिस रजिस्टर। ये आपको लाइफ में दोबारा देखना नहीं है, तो इसको कोई बहुत सजा के मत लिखना, ओके। एंड सेकेंड इज योर स्मॉल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रजिस्टर, स्मॉल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रजिस्टर। इसके अंदर जो भी आप क्वेश्चंस करोगे, आप जो भी कंसेप्ट्स करोगे, इसमें से जो जो चीजें ऐसी लग रही है ना कि यार ये बड़ा मुश्किल लग रहा है या ये मेरे लिए बहुत रेलिवेंट है, एंड दिस इज मोस्ट प्रोबेबली आपका ये रिवीजन के टाइम निकलेगा। फर्स्ट टाइम स्टडी के टाइम तो आपको सारी चीजें नहीं है, तो रिवीजन के टाइम जो जो पॉइंट्स निकल रहे हैं वो आपको इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रजिस्टर के अंदर नोट करने हैं। और ये रजिस्टर आपको वन डे रिवीजन के टाइम बहुत काम आने वाला है, बिकॉज ये पर्सनलाइज्ड रजिस्टर है। ये आपको कहां का दिक्कत आई वो लिखी गई है। क्वेश्चन के अंदर भी आप बेशक उसको इनफॉर्मली लिख लो, आप क्वेश्चन के पॉइंट भी लिख लो, आप जो भी लिखना है इनफॉर्मली लिख लो, हिंदी में लिख लो, फर्क नहीं पड़ता, बस आपको समझ आनी चाहिए। और ये हर एक सब्जेक्ट के लिए करना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये प्रॉब्लम ये होती है कि एंड में जब लगता है ना कि ये बनाना चाहिए था, यू डोंट हैव टाइम। अभी टाइम है, सब सब्जेक्ट के लिए बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बाकी सर इसके सिवा आपको कोई भी क्वेरी लग रहा है तो आप नीचे के नंबर जो 9560436910 यू कनेक्ट विथ मी एंड डिस्कस कर लो, फिर आप करना रजिस्टर या फिर आपको जो भी क्वेरी आपकी रिजॉल्व करवाना, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट्स। सो बेसिकली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि कंपनी लॉ होता क्या है, ठीक है। देखो कंपनी लॉ मतलब ऑन एन ओवरऑल बेसिस वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज योर कंपनीज एक्ट 2013, ये हमारा कंपनीज एक्ट 2013, दिस इज एन एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, राइट। पहले 1956 था, ठीक है, 1956 की जगह फिर आया 2013। सर एक्ट क्यों चेंज किया, बिकॉज कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, हमारे इंडिया में जो डेवलपमेंट्स थी, क्या क्या जरूरत थी, उसके हिसाब से ये नया एक्ट आया। इस एक्ट में ऑन एन ओवरऑल लेवल कितने शेड्यूल है, कितने चैप्टर है, सो 29 चैप्टर्स है, 470 सेक्शंस है और 7 शेड्यूल है। सबका अपना अपना काम है। चैप्टर मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एक जगह दिया जाता है, हर एक बात लिखी जाती है सेक्शन में, और कुछ सप्लीमेंट्री चीजें होती है ऑन विच डील विद द वर्किंग ऑफ द वेरियस थिंग्स, वो होते हैं शेड्यूल। जैसे शेड्यूल में होता है मेमोरेंडम के मॉडल फॉर्म, जैसे शेड्यूल में होता है आर्टिकल्स के मॉडल फॉर्म, तो ऑल दोस पॉइंट्स आर कवर्ड इन योर शेड्यूल। सो अगर आपसे पूछा कि कंपनीज एक्ट क्या है, तो 29 चैप्टर्स है, 470 सेक्शंस है और आपके 7 शेड्यूल है, प्लस ऑब्वियसली चैप्टर के साथ आते हैं रूल्स। सो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो रूल्स भी इसी का पार्ट है, ओके। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, रूल्स मैंने आपको बता दिया, अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव वेरियस नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर। सर ये नोटिफिकेशन मतलब कोई क्लैरिफिकेशन आ गया, तो वो सब हम नोटिफिकेशंस के द्वारा पढ़ते हैं, सर्कुलर्स के द्वारा पढ़ते हैं जो मिनिस्ट्री निकालती है। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, एक्ट जो होता है ना, कोई भी एक्ट वो पार्लियामेंट पास करता है, नोटिफिकेशन या सर्कुलर मिनिस्ट्री पास करती है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, नीचे भी मैं कवर कराने वाला हूं कि देयर इज अ प्रोसेस टू बी फॉलोड व्हेन यू पास एन एक्ट, बट नोटिफिकेशन सर्कुलर्स में कोई प्रोसेस नहीं होता, मिनिस्ट्री निकाल देती है और बाद में पार्लियामेंट में रखती है। आप समझो, एक्ट जो है पार्लियामेंट पास करता है, फिर आगे इंप्लीमेंट होता है, लेकिन सर्कुलर्स और ये जो नोटिफिकेशंस होती है ये मिनिस्ट्री निकाल देती है, बाद में इट इज प्लेस्ड बिफोर लोअर हाउस एंड अपर हाउस, एंड फिर उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना है या विड्रॉ करना है वो किया जाता है। सो एक्ट पहले पार्लियामेंट में और नोटिफिकेशन सर्कुलर्स बाद में, राइट। सो दीज आर कंपैरेटिवली इजी टू इशू बिकॉज पार्लियामेंट इन्वॉल्व नहीं है पहले स्टेज पे, क्लियर। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे केस लॉज होते हैं। ये केस लॉज क्यों होते पता है, इट इज impossible that you write law so clear that everything is understood at first reading, second reading, मतलब सब कुछ क्लियर नहीं होगा। आप जितनी बार भी लॉ पढ़ लो,
आपको कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहेगा, ऐसा कोई ना कोई पॉइंट बनेगा जिसके अंदर एक मिस्टर ए कुछ और कह रहा है और मैं कुछ और कह रहा हूं, तो होती हमारी एक कंफ्लिक्ट, एक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ऑपोजिंग व्यूज। उस बात पे वी गो टू कोर्ट्स, जुडिशरी। बेसिक जुडिशरी पता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, ओके, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स भी होते हैं बट उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहता है, हाई कोर्ट रहता है और सुप्रीम कोर्ट रहता है। सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया के लिए एक, क्लियर, और बेसिक आपके स्टेट के होते हैं हाई कोर्ट्स, ओके, एंड फिर उसके नीचे होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट है, रोहिणी या साकेत, ये सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि दिल्ली में है। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये होते हैं केस लॉस, ये होते हैं केस लॉस जो जुडिशरी की तरफ से निकलते हैं, इन विच दे गिव देयर ओपिनियन, और वो ओपिनियन आपको मानना पड़ता है। क्यों निकलना पड़ता है ये ओपिनियन और क्यों आते हैं केस लॉस? मैंने आपको बताया, लॉ पूरा का पूरा 100% क्लैरिटी नहीं दे सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। इसके ऊपर हम और बात करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के ऊपर। क्या ये बात क्लियर है? अब मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूं, आपकी एमसीए की वेबसाइट। यू शुड नो एमसीए की वेबसाइट। देखो, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट, ठीक है। आप इसके अंदर आरओसी, आरडी ये सब दे सकते हो। ऑब्वियसली ऑनरेबल कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर कौन? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट राव इंद्रजीत सिंह, ये स्टेट मिनिस्टर नहीं है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ। दिस पर्टिकुलर पोजीशन बेसिकली असिस्ट्स द मेन पोजीशन, दैट इज इन आवर केस निर्मला सीतारमन जी, ठीक है ना। तो आप इसके अंदर एक बार मन करे तो देख लेना कि इस साइट पे क्या क्या है, क्या क्या चीजें दे रखी है, बिकॉज जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सारा एमसीए के थ्रू ही आता है, मतलब हमारा लिंक पूरा का पूरा एमसीए से है, ठीक है ना। तो आप इसके अंदर देख सकते हो और भी चीजें अबाउट एमसीए में। जाओ ऑफिसेस देखो एमसीए के, ये रहा उसका मेन ऑफिस, फिर ये आरडी आरओसी। अभी हम बहुत सारी जगह पढ़ने वाले रजिस्ट्रार, तो ये रजिस्ट्रार कौन होते हैं? आरओसी। आरओसी के ऊपर कौन होता है? आरडी। तो आप आरओसी चेक कर सकते हो, स्टेट्स के आरओसी होते हैं एक्सेप्ट महाराष्ट्र। जैसे महाराष्ट्र में दो जगह आरओसी है, एक पुणे का है और एक मुंबई का है। एंड सिमिलरली आई थिंक तमिलनाडु, यस तमिलनाडु में भी दो आरओसी है। सो दिस इज जस्ट अ वेबसाइट, आपको कभी टाइम मिले ऑफिस में या कभी कुछ भी कहीं पे भी, अभी तो आप ऑफिस में नहीं जा रहे होंगे बट आप इसको जरा एक बार ब्राउज करना, ठीक है, आपको समझ आएंगी बहुत सारी चीजें और अच्छा लगेगा। चलो सर आगे बढ़ते हैं। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई हैव सीन कि सीए फाइनल स्टूडेंट्स को भी ये चीज पता नहीं होती है, केस लॉ रीड कैसे करना है, केस लॉ रीड कैसे करना है ये पता ही नहीं होता। इसको क्या बोलते हैं? एक साइटेशन। एक साइटेशन को कैसे रीड करें? आपके सामने एक साइटेशन दिया गया है, इस साइटेशन को कैसे रीड करोगे? सर मैं बताऊंगा आज के बाद, प्लीज इसको भूलना मत। एंड दिस इज द वे इट गोज इन ऑल द लॉज, राइट। तो ऐसा नहीं है कि डीटी में कुछ और पढ़ना है, आईडीटी, डीटी, लॉ, कहीं पे भी आप जाओगे तो ऐसे ही आपको साइटेशन पढ़नी है। अंडरस्टैंड? ये दोनों क्या है? पार्टीज। ये क्या है? प्लेंटिफ। ये कौन है? रिस्पोंडेंट। तो ए ने केस फाइल किया, बी ने रिस्पॉन्ड किया, तो जिसने केस फाइल किया उसका पहला नाम आएगा। क्लियर? एआईआर क्या है? ऑल इंडिया रिपोर्टर। ऑल इंडिया रिपोर्टर। सर ये क्या है? मतलब मैंने जो केस रीड किया ये कौन से पब्लिकेशन से उठा है? ये एआईआर से उठा है। सर क्या इंडिया में एक ही पब्लिकेशन है? आंसर इज नो। एक है सुप्रीम कोर्ट केसेस, तो वहां पे लिखा होगा एससीसी। तो सुप्रीम कोर्ट का केस होगा तो वो शायद एससीसी में भी आ सकता है, तो सेम केस वहां पे भी लिस्ट किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने भी उसके ऊपर रिपोर्ट किया है, राइट। क्लियर है? अच्छा, अब एआईआर के बाद ये क्या है? वॉल्यूम नंबर। इसको पेन से लिखते हैं, ये क्या है? वॉल्यूम नंबर। तो एआईआर के रिपोर्टर के बहुत सारे वॉल्यूम होंगे ना, कोई एक वॉल्यूम थोड़ी होगा, पूरे इंडिया के पूरे ईयर के लिए वो बहुत सारे वॉल्यूम निकालते होंगे। तो ये वॉल्यूम नंबर 11 के अंदर है। ईयर कौन सा? 2020। 374 क्या है? पेज नंबर इन द वॉल्यूम। पेज नंबर इन द वॉल्यूम। और ये क्या है? कौन से लेवल का केस था, मतलब किस कोर्ट ने जजमेंट दी है? सुप्रीम कोर्ट। सर अगर दिल्ली हाईकोर्ट होता तो दिल्ली एचसी लिखते। सर ये एआईआर की जगह एससीसी होता तो यहां पे एससीसी सुप्रीम कोर्ट केसेस आता। सर ये ईयर कुछ और होता तो 2023 आ सकता था। सर ये पेज नंबर भी बदल सकता था और ये पार्टीज भी बदल सकती है। अब आज के बाद आपके सामने कोई साइटेशन आया तो आपको ये चीज कभी नहीं भूलनी है। हो सकता है आपको आर्टिकलशिप में, लिटिगेशन में, रिसर्च का काम मिल जाए, तो सर आपसे पूछेंगे कि जरा ये 2020 का केस निकाल लो, एससीसी में रिपोर्ट हुआ था, दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है, कैसे रीड करोगे?
अब तो करोगे ना, अब तो समझा दिया ना आपको, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, और जो बैच में आएगा उनको ये वाला हैंड रिटन आपको अपडेट करके मिलेगा, तो अभी कुछ लिखने में टाइम मत वेस्ट करो। चलो अब बात करते हैं एक बेसिक चीज की, कि सर कोई भी एक्ट पास कैसे होता है। अब मतलब बीच में हमने देखा सर कंपनीज एक्ट आया या जीएसटी का एक्ट आया, तो कोई भी और एक्ट आता है तो वो कैसे आता है। सी, यू शुड नो बेसिक आइडिया कि एक आर्टिकल 246 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वहां पे 7 शेड्यूल में एक पावर दी गई है अलग अलग तरीके से। एक होती है हमारी स्टेट लिस्ट, एक होती है हमारी सेंट्रल लिस्ट, और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। सो बेसिकली लिस्ट के अंदर ना सब्जेक्ट्स डिवाइड कर रखे हैं कि भैया इस सब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, इस सब्जेक्ट के ऊपर स्टेट बनाएगी, और कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की डिटेल में नहीं जा रहा, बस ये बेसिक आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि सर लॉ बनता कैसे है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, कोई भी एक्ट बनने का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। आधे से ज्यादा बच्चों को रटा हुआ है प्रेसिडेंट साइन करेगा उस दिन बिल बन जाएगा एक्ट। अरे बिल कैसे बनेगा, बिल कहां से आएगा। तो सारी चीजें जो है स्टार्टिंग से एंड तक पढ़नी है, तभी पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। आप समझो एक मिनिस्ट्री होती है, वो मिनिस्ट्री आपका जो बिल है वो प्रपोज करती है, ठीक है। ये जो बिल है, ये बिल कहां जाएगा, पार्लियामेंट्री कमिटी में जाएगा। एक पार्लियामेंट्री कमिटी होती है, उस कमिटी के अंदर जाएगा और वो कमिटी उसको अप्रूव करेगी। वो अप्रूव होने के बाद लोअर हाउस और अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जाता है, ठीक है। और वो पार्लियामेंट के हाउसेस में जाने के बाद जाता है प्रेसिडेंट के पास, और फिर प्रेसिडेंट इसके ऊपर देते हैं साइन, और ये साइन होने के बाद एक बिल को माना जाता है एक्ट। तो आपको समझ आया कि जब तक यहां पे प्रेसिडेंट का साइन नहीं मिलता, इट इज अ बिल। So it is a legislative proposal, and as soon as the president gives sign, signature मिलने के बाद बिल को एक्ट माना जाता है, और एक्ट बनाने के बाद ऑफिशियल गजेट में उसको नोटिफाई किया जाता है, जिसमें यह भी बताया जाता है, उस एक्ट के अंदर भी ये भी बताया जाता है कि हमारा एक्ट कब से इफेक्ट लेगा। सारी बातें क्लियर हो रही है। मैं आपको एक सेकंड के लिए ऑफिशियल गजेट भी दिखा देता हूं, पता होना चाहिए सर आपको सारी चीजें। ये देखो, ये ऑफिशियल गजेट काइंड ऑफ एक नोटिस बोर्ड है, ये हमारे इंडिया का नोटिस बोर्ड है। तो यहां पे आप जाओगे, ओके करोगे, आप सारी चीजें सर्च कर सकते हो मिनिस्ट्री वाइज भी। फॉर एग्जांपल आपने इसके अंदर मिनिस्ट्री सर्च करी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये रहा कहा गया, कॉर्पोरेट अफेयर्स, कंपनी अफेयर्स, ये रहा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आप सर्च करो, दिसंबर 23, ओहो दिसंबर में कुछ आया नहीं था, जुलाई 23 में करते। ये देखो, ये सारे नोटिफिकेशन आए थे, ठीक है। तो कोई एक्ट नोटिफाई किया जाता है, वो यहां पे भी आएगा। क्लियर है बात, क्लियर है बात, आगे बढ़ सकते हैं। ओके सर, ये ऑर्डिनेंस क्या होता है। सी, पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट इज इन सेशन, जैसे आपने सुना होगा मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। तो सपोज पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो उस केस में क्या मैं यहाँ पे हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से अपने बिल को पास करवा पाऊंगा। मतलब लोकसभा राज्यसभा भी बैठ ही नहीं रहा है, सेशन ही नहीं है, तो क्या मैं उसको पास करवा पाऊंगा। आंसर इज नो। लेकिन प्रेसिडेंट आपको लगता है, प्रेसिडेंट जो पोस्ट है उनको लगता है कि कोई एक्ट वेट, मतलब वी कांट वेट फॉर समथिंग टू बी पास्ड एंड वी नीड टू इशू दिस एज अ लॉ। We can't wait for the parliament to sit, मतलब पार्लियामेंट और लोकसभा राज्यसभा बैठने का भी वेट नहीं कर सकते, फिर उनसे आएगा फिर हम एक्ट बनाएंगे, नहीं, हमें ये इशू कर देना है ऑर्डर, तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। सो दिस इज एज गुड एज एक्ट, दिस इज एज गुड एज एक्ट, बट ऑफिशियली वो भी प्रोसेस नहीं हुआ है, इसीलिए उसको नाम देंगे ऑर्डिनेंस। उस ऑर्डिनेंस का उतना ही एप्लीकेबिलिटी है जितना एक्ट का रहता है। क्या ये बात क्लियर है। इसके सिवा आपको एक चीज पता होनी चाहिए एज ए जनरल नॉलेज, पहले आपने जितने भी एक्ट्स पढ़े होंगे, फाउंडेशन में पढ़े होंगे, कहीं और पढ़े होंगे, वहां पे दिया जाता था जनरली विद रिस्पेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन कि दिस एक्ट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। आज की चीज में आप ये चीज नहीं पढ़ोगे बिकॉज ऑफ द आर्टिकल 370 रिमूवल। एक स्पेशल स्टेटस था, वो हट चुका है। आई थिंक यू आर ऑलरेडी वेल वर्स्ड विद दिस इशू कि अब सारे के सारे एक्ट्स हमारे एंटायर इंडिया को लगेंगे इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। क्या ये बात क्लियर है। आगे चल सकते हैं, चलो सर। अब एक बेसिक रीडिंग ऑफ लॉ समझ लो कि लॉ को रीड कैसे करना होता है। जो हमारे सामने वो नंबर आते हैं उसको क्या कहते हैं, उसके अंदर के चीजों को क्या कहते हैं, सब सेक्शन और क्लॉज क्या होता है। सो ऑल दीज पॉइंट्स नीड टू बी अंडरस्टूड थॉरोली। ओके, सी जनरली आपका जो रहेगा वो एक सेक्शन रहेगा,
फिर आता है अंदर का सबसेक्शन, फिर आता है उसका क्लॉज, फिर कुछ आता है तो उसका सब क्लॉज, फिर उसके अंदर आता है पैरा, और फिर उसके अंदर आता है सब पैरा। सर हमें पेपर में ये कोट करना पड़ता है कि ये सेक्शन है, मतलब सेक्शन तो कोट करोगे ही, पर क्या ये भी कोट करना पड़ेगा कि हम एक क्लॉज बोल रहे हैं या ये सब क्लॉज बोल रहे हैं? आंसर इज नो। सेक्शन लिखने के बाद आप डायरेक्ट कोट करोगे, फॉर एग्जांपल 8(2) ब्रैकेट में 2 डाल दोगे। अब 2 सब सेक्शन है या क्लॉज है, ये आपको पेपर में नहीं लिखना, ये अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है, ठीक है। इसी तरीके से रूल होता है, रूल, सब रूल, क्लॉज, सब क्लॉज, आइटम और सब आइटम। बट सर समझेंगे कैसे कि अंदर का क्लॉज है या सब क्लॉज है? जैसे सेक्शन नंबर 2 में क्लॉजेस है, लेकिन सेक्शन नंबर 8 एनपीओ की बात करते हैं, उसके अंदर अंदर सब सेक्शन है, ये कैसे समझेंगे? सी जनरली मैं आपको एक एमसीए की बुक खोल के दिखाता हूं, पहले सारी बातें सर प्रैक्टिकल करेंगे तो ही मजा आएगा लॉ पढ़ने में, वरना फिर रट्टा रट्टा और वो सब इधर काम नहीं करने वाले हम। आ जाओ, ये देखो प्रिलिमिनरी में अब बात करते हैं जैसे सेक्शन नंबर 1। What is this section number 1 that we are also going to study? Short title, extent, commencement and application. This act may be called, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं वो नहीं कर पाऊंगा, I won't be able to write. This act may be called the Companies Act 2013. इसके बाद है फुल स्टॉप। एक तरीका बता रहा हूं, फुल स्टॉप लग गया ना तो अगला जो है वो सबसेक्शन है, अगला क्लॉज नहीं है, ठीक है। दूसरा एक ब्रॉडर तरीका, समझने का तरीका, कि सबसेक्शन हमेशा एक टॉपिक के बारे में बात करेगा, अगला सबसेक्शन एक नया टॉपिक के बारे में बात करेगा। द टॉपिक्स वोंट बी मिक्स्ड। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इज नेम, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द कंपनीज एक्ट 2013। सेकंड, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। सो जो सबसेक्शन 1 है वो बात कर रहा है नाम की, और सबसेक्शन 2 है वो बात कर रहा है एप्लीकेशन की, ज्यूरिसडिक्शन की। दोनों अलग अलग बातें हैं, इसीलिए दोनों सबसेक्शन है, क्लॉज नहीं है। एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा फुल स्टॉप लग चुका है, फुल स्टॉप लग चुका है। सर क्लॉज में क्या लगता है? सेमीकोलन लगता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? सर थोड़ा सा और बताओ, आ जाओ सेक्शन नंबर 2 पे। डेफिनेशंस, डेफिनेशंस, ये देखो, इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर सब। अब ये देखो, मैं सबसेक्शन 1 बोलूं या क्लॉज बोलूं? सर जरा एंड में दिखाओ, फुल स्टॉप है या सेमीकोलन है? क्या लिखा है? सेमीकोलन। तो ये क्या हुआ? क्लॉज। सर लेकिन दूसरा टेस्ट भी लगाओ ना, एक तो टेस्ट ये है कि एंड में फुल स्टॉप लग रहा है नहीं, एक और टेस्ट बताओ कि क्या दोनों बातें सेम है, मतलब सेम टॉपिक के ऊपर बात कर रही है। आंसर इज यस, क्योंकि सारे के सारे डेफिनेशन है ना भाई, सारे के सारे डेफिनेशन है। ऐसा तो है नहीं कि ये सब, ये जो 1 है इसके अंदर कुछ और बात हो रही है और 2 में कुछ और बात हो रही है, नहीं, दोनों के अंदर डेफिनेशन से समझा रहे हैं, तो टॉपिक तो सेम है, डेफिनेशन, राइट। तो यहां पे इसीलिए ये क्लॉज है और ये सबसेक्शन नहीं है, ठीक है। बेसिक आइडिया लग गया है, इतना जरूरी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आप पढ़ते वक्त समझ तो आना चाहिए 1 क्या है। कल को कोई बोलेगा 1 क्या बोलोगे, सबसेक्शन या क्लॉज? वहां पे गलती मत करना, नहीं तो लोग पूछेंगे लॉ किससे पढ़ी थी और आप तो मेरे को गाली दे दोगे। तो 2 मिनट लगा के ये भी समझ लिया हमने, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। पंक्चुएशन। सर आज मेरे साथ एक कसम खाएंगे। क्या कसम खानी है? पहले पानी पिएंगे फिर कसम खाएंगे। अच्छा ऐसे खाते कसम, ठीक है। आज के बाद, अरे बोलो मेरे साथ, रूम में अकेले बैठे हो ना, फिर भी बोलो मेरे साथ, लोग बाहर वाले आपको कुछ वो नहीं समझेंगे, पागल नहीं समझेंगे, आप पढ़ रहे हो मेरे साथ, चलो बोलो। आज से मैं लॉ पढ़ते वक्त कॉमा और फुल स्टॉप के ऊपर पूरा पूरा ध्यान दूंगा। बोलो मेरे साथ, आज के बाद मैं लॉ पढ़ते वक्त, कोई भी लॉ, कंपनीज एक्ट, डीटी, आईडीटी, कुछ भी, मैं फुल स्टॉप और कॉमा के ऊपर बहुत तरीके से ध्यान दूंगा। क्यों? मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं दैट पंक्चुएशन कितना इंपॉर्टेंट है, और पंक्चुएशन के ऊपर केस लॉज हो जाते हैं सर। मेरे ईवाई के एक्सपीरियंस में एक पर्टिकुलर पॉइंट आया था इन विच आई हैड सम डिस्कशन विद माय मैनेजर, कॉमा के ऊपर मैंने दिल जीत लिया था उसका कि सर इसके अंदर कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है, ऐसे एनालिसिस करते हैं, और दैट वाज अप्रिशिएटेड। व्हाई? बिकॉज मैं ऐसे ही पढ़ता हूं जैसे आपको पढ़ा रहा हूं। सुनो, एक लाइन है आपके सामने, Siddesh will be in office for 2 years, comma, and thereafter for successive 1-year terms, comma, unless and until terminated by the company. इसका क्या मतलब हुआ कि सिद्धेश ये जो है पहले 2 साल के लिए ऑफिस में आएंगे, उसके बाद एवरी 1 ईयर के लिए उनका रिन्यूअल होगा, 1-1 साल के लिए रहेंगे, अनलेस एंड अनटिल टर्मिनेटेड बाय द कंपनी। बात समझ आ रही है? अब एक बात बताओ, मेरा जो टर्मिनेशन है, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। अच्छा,
मैंने आपको जो नंबर दिया ना, वहां पे आप ये जो मैं सवाल पूछता हूं वो भी आंसर किया करो। आई एम देयर टू मेक दिस क्लास इंटरएक्टिव। आप मेरे साथ बात करो, क्लास के अंदर मैसेज करो मेरे को कि सर यही आपने पूछा था, मेरा जवाब है, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, आपको लगेगा कि सर के साथ ही पढ़ाई हो रही है। सो माय क्वेश्चन इज, कैन सिद्धेश ऑफिस बी टर्मिनेटेड ओनली ड्यूरिंग द इनिशियल 2 years और ओनली ड्यूरिंग द सक्सेसिव 1 year टर्म्स और बोथ? क्वेश्चन समझ आया? इन भाई साहब का, सिद्धेश भाई साहब का टर्मिनेशन क्या पहले 2 साल वाले में हो सकता है, या अगले जो 1 साल का टाइम पीरियड है उसमें हो सकता है, या दोनों में हो सकता है टर्मिनेशन? आंसर क्या है? आंसर है दोनों में हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये आपको ये चीज दिख रही है, कॉमा मतलब मैंने उस चीज को रोका और अगली वाली बात मैंने सब पे लगा दी पीछे वाले, क्योंकि मैंने सेंटेंस को तोड़ा, एक पॉज दिया, अगली वाली बात सब पे लग गई जो मैंने पीछे दिया है। इसका मतलब, अब इसको चेंज करके देखते हैं। अगर मैं ये कॉमा हटा दूं, अब इसको रीड करेंगे दोबारा, सिद्धेश विल बी इन ऑफिस फॉर 2 years कॉमा, ये पॉज आ गया, अगली बात, एंड देयर आफ्टर फॉर सक्सेसिव 1 year टर्म्स, कंटिन्यूस रीड करो, अनलेस एंड अनटिल टर्मिनेटेड बाय द कंपनी। अब मेरा टर्मिनेशन सिर्फ अगले जो 1 year की टर्म से उसमें हो सकता है, पहले 2 years में नहीं, क्योंकि यहां पे चीज टूट चुकी है, यहां पे नहीं टूटी, तो ये बात एक साथ रीड करी जाएगी, टर्मिनेशन वाली बात 1 year के लिए लगेगी। क्या आपको बात समझ में आई है? सर क्या मुझे पढ़ते हो इतना ध्यान देना है? टू बी ऑनेस्ट, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड नहीं, लेकिन कभी कभार क्वेरी आ सकता है, वहां पे ये कॉमा फुल स्टॉप आपका ध्यान देगा, और मेरा कर्तव्य था आपको ये चीज बताना। जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं एनालिसिस करा दूंगा। इसके सिवाय 2 शब्द बड़े ध्यान से समझना और बड़े ध्यान से यूज करना। अ कंपनी, द कंपनी। अ कंपनी मतलब मैं कोई जनरल बात छेड़ूंगा, कोई भी लॉ में जनरल बात चल रही होगी तो अ कंपनी मतलब जनरलाइज्ड, और द कंपनी मतलब मैं कुछ स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, मतलब एक कंपनी के बारे में कुछ बात हो चुकी है और उसी पे कुछ बिल्ड किया जा रहा है, उसी के ऊपर कुछ आगे बात रखी जा रही है, वो मैं कहूंगा द कंपनी, क्योंकि अब स्पेसिफिक है, राइट? जैसे हम बोलते हैं ना, अ पर्सन इज कमिंग, तो ये जनरल है, कोई भी पर्सन, लेकिन अगर मैं बोलूंगा द पर्सन इज डूइंग दिस, इसका मतलब मैं कुछ स्पेसिफिक बात कर रहा हूं किसी के बारे में। क्लियर? इसके सिवाय एक और ध्यान, आपके सामने 2 शब्द आएंगे, और एंड। प्लीज इसके ऊपर बहुत तरीके से ध्यान देना। और का मतलब है आपके पास एक ऑप्शन है कि यू कंप्लाई वन ऑफ द ऑप्शंस। तो अगर आपके सामने कोई कंडीशंस आ गई और लिखा है तो दोनों में से एक कंप्लाई करना है। एंड मतलब बोथ और मोर देन बोथ, जो भी है, मतलब सारे, मतलब सारी चीजें कंप्लाई करनी है। ऑल थिंग्स नीड टू बी कंप्लाइड। अगर एंड दिया गया, दोनों कंडीशंस कंप्लाई करनी है। पेपर में अभी कोर्स में मैं अलग अलग जगह आपको ये चीज बताऊंगा, लेकिन प्लीज ध्यान रख लेना। इसके सिवाय अब एक चीज अंडरस्टैंड करेंगे मेरे साथ। आप ना सेक्शन नंबर 2 पढ़ोगे अभी कंपनीज एक्ट में, वो है डेफिनेशंस का सेक्शन। और कोई भी एक्ट उठा लो, इनकम टैक्स एक्ट 1961, सीजीएसटी 2017, अपना कंपनीज एक्ट, हर एक डेफिनेशन आपको 2 प्रकार की मिलेंगी। एक होती है मीन्स से जो स्टार्ट होती है, और एक होती है इंक्लूड से जो स्टार्ट होती है। मीन्स का मतलब क्या होता है? प्लीज बेटा ध्यान से, बिल्कुल। मीन्स का मतलब होता है जो बोल दिया वही, जो बोल दिया वही, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। मतलब अपना दिमाग बंद कर देना, हमने जो बोल दिया वही है, क्योंकि मीन्स, अपना दिमाग बंद करो, हमने बता दिया मीन्स। लेकिन इंक्लूड्स का मतलब क्या होता है? इट इज अ क्लैरिफिकेटरी फॉर्म ऑफ डेफिनेशन। व्हाट इज इट? इट इज अ क्लैरिफिकेटरी फॉर्म ऑफ डेफिनेशन। So we are just clarifying that this definition includes whatever is stated. So जो जनरल दिमाग में आता है उस डेफिनेशन को सुन के या सोच के, वो तो आता ही आता है, लेकिन भैया हम कुछ क्लैरिफाई करके चलते हैं, कल को प्रॉब्लम ना हो। So इसको बोलेंगे एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, और इसको बोलेंगे इंक्लूसिव डेफिनेशन। कुछ मत लिखो, ये सारा आपको मिलेगा, प्लीज डोंट वरी। ठीक है, घर में आप प्रैक्टिस रजिस्टर में इसको रिपीट करोगे। ठीक है सर, 1 सेकंड के लिए आपको डेफिनेशंस भी दिखा देता हूं। फिर ये देखो, एवरेज प्रोस्पेक्टस मींस मतलब जो मैं बोल रहा हूं वही, और एक इसी तरीके से इंक्लूड्स भी देख लेते हैं। 11 पे आ जाओ, ये रहा बॉडी कॉर्पोरेट।
बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, तो ये कुछ क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स मतलब ये क्लैरिफाई कर रहा है कि उसके अंदर क्या क्या आएगा, ठीक है ना। आगे मैं अभी डेफिनेशंस में ये चीज बता दूंगा आपको। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। ये सीए फाइनल तक के बच्चे, सीएमए फाइनल के बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है और इससे एमसीक्यूज में पकड़ पकड़ के ऐसे आपको धो सकता है। भैया न्यू कोर्स है, बिल्कुल टेंशन मत लेना अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो तो, लेकिन समरी ऊपर ऊपर से चीजें रीड कर रहे हो, न्यू कोर्स में आप पकड़े जा सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। जिस हिसाब से आईसीए का अप्रोच है, 6 सब्जेक्ट भी कर दिए है, सो यू आर एक्सपेक्टेड टू नो थिंग्स बेटर। अब आगे जाके आप पूरे कोर्स में जब भी ये वर्ड्स देखोगे आपका दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि सर शेयर्स वर्ड यूज कर रहे हैं या सिक्योरिटीज। सी, शेयर्स दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। सिक्योरिटीज क्या होती है, शेयर्स भी आते हैं, डिबेंचर्स भी आते हैं, बॉन्ड्स भी आते हैं। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि सिक्योरिटीज इज मोर वाइडर देन शेयर्स? आंसर इज यस। एवरी शेयर इज अ सिक्योरिटी, बट एवरी सिक्योरिटी इज नॉट अ शेयर। फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर इज नॉट अ शेयर बट इट इज अ सिक्योरिटी। तो पेपर में प्लीज वर्ड्स को ध्यान से यूज करना, अंडरस्टैंडिंग जब करोगे कोर्स की, चैप्टर्स की, तो भी इन वर्ड्स पे ध्यान देना, ठीक है। अभी बहुत सारी जगह ये और आएगा, वहां पे मैं दोबारा बता दूंगा। इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझ लो, प्रोहिबिट्स एंड रेस्ट्रिक्ट्स। प्रोहिबिट्स का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिट का मतलब होता है क्लियर कट नो, नो मीन्स नो, अलाउड ही नहीं है, कुछ भी कर लो। रेस्ट्रिक्ट मतलब अलाउड है, सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट मतलब थोड़ा कंडीशंस लगा के अलाउ कर देंगे, लेकिन प्रोहिबिट मतलब क्लोज डोर, आ मत जाना। रेस्ट्रिक्शन में थोड़ा धक्का मार के डोर खोला जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा उठा ही नहीं सकती, प्रोहिबिटेड है, लेकिन शेयर्स ट्रांसफर रेस्ट्रिक्टेड है। तो अभी मैं ये 260 और करा दूंगा, अभी उसकी डिटेल में मत जाओ, बट इस चीज का बेसिक मतलब समझ लो। इसके सिवा आपको एक और चीज समझनी है, कहीं की जगह आपके वर्ड्स आने वाला है एडजुडिकेशन और कहीं की जगह वर्ड आने वाला है कन्विक्शन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? प्लीज अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस जिसके अंदर एक कोर्ट डिसाइड करता है कि आप गिल्टी हो या ना नहीं हो, पूरी कार्यवाही करी जाती है, दैट इज एडजुडिकेशन। और कन्विक्शन होता है अगर आपको गिल्टी का ऑर्डर आ गया तो यू आर कन्विक्टेड। सो एडजुडिकेशन का लास्ट पार्ट, इट इज पॉसिबल दैट कन्विक्शन इज देयर, या फिर यू आर रिलीज्ड। सो कन्विक्शन इज अ स्मॉल पार्ट एट द एंड ऑफ द एडजुडिकेशन। सो कंपैरेटिवली एडजुडिकेशन का स्कोप ज्यादा है कन्विक्शन से, मतलब एक बड़ा प्रोसेस है, लेकिन कन्विक्शन लास्ट पार्ट है जिसके अंदर आप गिल्टी घोषित कर दिए जाते हो। क्लियर चीजें, ठीक है। अच्छा, अब ये 3 वर्ड्स और आएंगे आपके। इंटर आलिया का मतलब होता है अमॉन्ग अदर थिंग्स। ठीक है, अमॉन्ग अदर थिंग्स मतलब कुछ लॉ बताएगा आपको और बोलेगा इंटर आलिया दिस इंक्लूड्स दिस, तो अमॉन्ग अदर थिंग्स जो भी वो बता रहा है वो इंक्लूड कर लेना। कॉग्निजेंस का मतलब होता है टेकिंग अटेंशन ऑफ द मैटर। टेकिंग अटेंशन ऑफ द मैटर, तो अगर आप कोर्ट के पास जाके कंप्लेन करते हो तो क्या कोर्ट उस मैटर को देखेगा, कंसीडर करेगा? कंसीडर भी आप वर्ड यूज कर सकते हो। तो उसको मतलब होता है क्या कोर्ट उस चीज का कॉग्निजेंस लेगा, ठीक है। और आपके लॉ में बहुत सारी जगह वर्ड यूज करा गया है वेयर का सिंपल मतलब होता है इफ। तो लॉ बोलेगा वेयर अ कंपनी इशूज अ प्रोस्पेक्टस, तो मतलब इफ अ कंपनी इशूज अ प्रोस्पेक्टस। ये थोड़ा थोड़ा मैं आपको सिखा रहा हूं लैंग्वेज कैसे रीड करनी है। हमारे बुक में सारी की सारी लैंग्वेज आईसीआई मटेरियल के हिसाब से है। सो एट सम प्लेसेस आईसीआई हैज नॉट गिवन द लीगल लैंग्वेज, तो मैंने भी नहीं दी है, और जहां जहां दी है उतनी मैंने भी दी है, ठीक है। सो पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, एक बेसिक आइडिया लग चुका है आपका कि ये पूरा का पूरा लॉ होता क्या है, पढ़ना कैसे है। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विथ सर्टन, एक दो और चीजें जो आपको जरूरत है। अच्छा, मैंने ना शॉर्ट फॉर्म्स दी आपको पेज नंबर 2 या 3 पे, वो शॉर्ट फॉर्म्स एक बार रीड कर लेना। दीज आर कॉमन शॉर्ट फॉर्म्स जस्ट टू एंश्योर दैट नो वन इज कंफ्यूज्ड, आई हैव गिवन इट अगेन। और अननेसेसरी कोई शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करे बुक को छोटा बनाने के लिए, बहुत ही फेमस वाले शॉर्ट फॉर्म यूज करे। इसके सिवा एक चीज समझना, देयर आर सर्टन एग्जेम्पशंस व्हिच हैव बीन ग्रांटेड टू बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ कंपनीज। कौन कौन सी? एक तो प्राइवेट, एक गवर्नमेंट
एक निधि, इसको बाद में लिखते हैं जरा एक रीजन की वजह से, एक सेक्शन 8 लिख लो पहले, और एक निधि। ठीक है, मैंने नीचे नोटिफिकेशन नंबर दिया गया है, वो आपको लर्न नहीं करना है, बस समझो एक चीज, ये चारों को अलग अलग एग्जेम्पशंस दी गई है। और हुआ क्या, गवर्नमेंट ने 2017 में उन नोटिफिकेशंस डालने के बाद एक और नोटिफिकेशन लेके आया। उन्होंने क्या बोला कि अगर इन तीनों को अपने अपने नोटिफिकेशंस, अपनी अपनी एग्जेम्पशंस, अपनी अपनी मॉडिफिकेशंस का फायदा उठाना है, बिकॉज एग्जेम्पशंस इज एन एडवांटेज, मॉडिफिकेशन इज एन एडवांटेज, इनको कुछ चीजें आसान करके दे दी गई है फॉर ईज ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो वो 2017 की जो नोटिफिकेशन है उसमें पता है क्या बोला, इन तीनों को कि भैया इधर आओ जरा आप तीनों, अगर आप तीनों को ये एग्जेम्पशन नोटिफिकेशंस का मजा लेने का मन है तो इंश्योर कर लेना कि आपके 2 सेक्शन में गलती नहीं होनी चाहिए। कौन कौन से सेक्शन नंबर 92 एंड 137। So these three guys have to ensure that there is no default in section number 92 and 137. What is 92? 92 is your annual return. सारा नीचे दिया हुआ, लिखना मत, सॉरी। And 137 is filing of financial statements with registrar. तो बेसिकली लॉ ने पता है क्या इंश्योर कर लिया, गवर्नमेंट ने इंश्योर कर लिया, ऑब्वियसली दीज 3 कंपनीज विल वांट टू गेन द एग्जेम्पशन, टेक द एडवांटेज, तो इससे इंश्योर कर लिया कि भैया ये दोनों में इनकी कोई गलती ना हो, फाइलिंग इनकी टकाटक अप टू डेट रहे। सर क्या निधि के लिए नहीं दिया? आंसर इज नो, निधि को ये कंप्लायंस नहीं करना। सो इट इज पॉसिबल दैट अ निधि कंपनी इज इन डिफॉल्ट ऑफ 92 137 बट it is still able to avail the exemption, it is able to avail the advantage of the exemptions or modifications or some other notification। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना, ये कंप्लायंस तभी रिक्वायर्ड है जब इनको इन एग्जेम्पशन नोटिफिकेशंस का फायदा लेना है। अगर कंपनीज एक्ट के अंदर कोई रिलैक्सेशन है, वो फायदा लेने के लिए 92 137 का कंप्लायंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन से नहीं आया। बात क्लियर है? इसको एक बार रीड कर लेना, वैसे जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट there are certain exemptions, certain relaxations given to specified IFSC public और private company। सर ये IFSC क्या होता है? अरे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, आपने इंडिया में गिफ्ट सुना है, गिफ्ट, गुजरात गिफ्ट। सो दैट गुजरात गिफ्ट इज बेसिकली वन ऑफ द IFSCs। ये गवर्नमेंट बनाती है प्रमोट करने के लिए बिजनेस, और उनको अलग से एग्जेम्पशंस, रिलैक्सेशंस दी जाती है। इट इज काइंड ऑफ ट्रीटेड एज समथिंग अब्रॉड, इंडिया में, बट अब्रॉड, इसको अब्रॉड ही माना जाता है कि इंडिया का पार्ट नहीं है, फॉरेन का पार्ट है। ठीक है, अब अगर गुजरात गिफ्ट वो ओपन करोगे तो वो भी आपको दिख जाएगा, ये रहा, इंटरनेशनल हाईटेक सिटी है ये, तो ये गुजरात में है और इसमें बहुत सारे एग्जेम्पशन नोटिफिकेशंस है, तो वो भी मैं आपको क्लास में पढ़ाते हुए चलूंगा। बट बस इसका मतलब समझ लो कि सर ये स्पेसिफाइड मतलब क्या एग्जैक्टली। सो सी, पहली बात तो यहाँ पे लिस्टेड पब्लिक कंपनीज नहीं आएंगी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, कीवर्ड आपका मार्क्ड है, और अ प्राइवेट कंपनी। और ये स्पेसिफाइड मतलब दीज कंपनीज हैव लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई, सेबी, इंश्योरेंस अथॉरिटी टू ऑपरेट फ्रॉम आईएफएससी। हमारे केस में जैसे हमने गुजरात का वो देखा, और वो आईएफएससी भी कहा होता है, एसईजेड में होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में वो आईएफएससी क्रिएट किया जाता है, वहां से ये ऑपरेट कर रहे हैं कौन? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। फिर ये आएंगे इस डेफिनेशन में स्पेसिफाइड कंपनीज, और फिर इनको एग्जेम्पशन नोटिफिकेशंस का फायदा मिलता है। क्लियर है बात? ओके, सो फॉर्मली वी हैव डन विद आवर बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट। ये ऑथर्स नोट पढ़ लेना भैया एक बार, बहुत दिल से लिखा आप लोगों के लिए। और हम आगे बढ़ते हैं प्रिलिमिनरी की तरफ, जो है हमारा ऑफिशियली द चैप्टर। इससे आपको आइडिया लगेगा कि हम चैप्टर का कवरेज कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस हम साथ साथ कवर करते हैं। इस चैप्टर में हमारा मेन एक ही सेक्शन है, जो कि है सेक्शन नंबर 2, तो इसके क्वेश्चन सेक्शन 2 पूरा होने के बाद ही करेंगे, अदरवाइज हर एक सेक्शन के साथ साथ क्वेश्चंस को कवर करना पड़ता है। ठीक है ना, आगे बढ़े, चलो सर। सेक्शन नंबर 1, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। तो सेक्शन नंबर 1 में हम 4 चीजें करने वाले हैं, ऑल दीज पॉइंट्स। लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज सब सेक्शन, नॉट अ क्लॉज। नेम ऑफ द एक्ट, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द कंपनीज एक्ट 2013। तो इसका नाम बता दिया कि इसको बुलाना क्या है। एक चीज का ध्यान रखना, कभी गलती मत करना, सी और ए हमेशा कैपिटल चाहिए मेरे को। कभी भी अगर आपका स्मॉल आया तो आपके नंबर कटेंगे, ध्यान रख लेना। ठीक है, ऑलवेज इन कैपिटल, कभी भी सी स्मॉल में मत लिख देना, बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जुरिस्डिक्शन ऑफ द एक्ट, एज ऑलरेडी टोल्ड, इट विल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर।
ठीक है. एप्लीकेबिलिटी विथ इफेक्ट फ्रॉम दिस सेक्शन शैल कम इनटू फोर्स एट वंस. एंड व्हाट अबाउट रिमेनिंग प्रोविजंस? रिमेनिंग प्रोविजन shall come into force on such date as the CG may by notification in the official gazette appoint. तो ऐसा हो सकता है कि सेक्शन नंबर 39 है कोई या 40 है, वो हम इमीडिएटली 2014 में ना लाए हो, बाद में लेके आए हो. अलग अलग नोटिफिकेशंस के द्वारा ही ऐसा हुआ था. डिफरेंट सेक्शंस वर मेड एप्लीकेबल एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम. एक साथ पूरा सेक्शन, पूरा का पूरा एक्ट अप्लाई नहीं करा गया था. क्लियर है बात? ओके. So, different dates for different provisions. Is it possible? Answer is absolutely yes. And hence, any reference in any provision to the commencement of this act shall be construed as reference to coming into force of that particular provision. Sir, तो इसका मतलब क्या हुआ? That the commencement of this act shall be construed as reference to coming into force of that provision. ये act और provision का क्या मतलब है? See, जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है, जो मेन सेक्शन नंबर 1 है, it came into force on 30th August 2013. Okay, but all the sections didn't come into force on that particular date. Some sections came in September 2013. For example, अब सेक्शन नंबर 8 में एक एग्जांपल ले रहा हूं. सेक्शन नंबर 8 सितंबर में आया इन फोर्स. तो सेक्शन नंबर 8 की जब भी बात छड़ी जाएगी, उसकी रेलिवेंट डेट सितंबर 2013 मानी जाएगी, 30th अगस्त 2013 नहीं. हालांकि एक्ट उस दिन आया था, लेकिन जब सेक्शन 8 की बात होगी तो दैट प्रोविजन व्हेन डिड इट कम इनटू फोर्स, दैट विल बी रेलिवेंट. ऑब्वियस ही बात है. क्लियर? अच्छा, अब बात आते हैं सर एप्लीकेबिलिटी के ऊपर कि ये हमारा कंपनीज एक्ट लगेगा किसके ऊपर. सी, हमारा कंपनीज एक्ट ऑब्वियस ही बात है सर कंपनीज के ऊपर लगेगा, इसमें क्या बड़ी बात है? नहीं. एक चीज को और समझना जरूरी है. देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ स्पेशल कंपनीज: इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड एनी अदर गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट. क्या बोला मैंने? रिपीट करो मेरे साथ. इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड एनी अदर कंपनी विच इज गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट. इंश्योरेंस का एक स्पेशल एक्ट होता है, इंश्योरेंस एक्ट, यू नो दैट. बैंकिंग का एक एक्ट होता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट होता है अलग अगेन, और कोई स्पेशल एक्ट. इनके ऊपर भी हम कंपनीज एक्ट लगाए क्या? सर लगना तो चाहिए, क्योंकि ये बनी तो कंपनी की फॉर्म में है, राइट. लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी बात पे एक इंश्योरेंस कंपनी के रिस्पेक्ट में एक प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 कुछ और बात कह रहा है और कंपनीज एक्ट कुछ और बात कह रहा है. सो देयर इज एन इनकंसिस्टेंसी बिटवीन कंपनीज एक्ट एंड दैट स्पेशल एक्ट. किसकी बात सुने, मेरी या इंश्योरेंस एक्ट की? इंश्योरेंस एक्ट की. कंपनीज एक्ट वहां पे हाथ जोड़ लेगा कि भैया तू सही मैं गलत, तू प्रिवेल कर जा मेरे ऊपर. तो इन अदर वर्ड्स स्पेशल एक्ट और स्पेसिफिक एक्ट प्रिवेल्स ओवर जनरल एक्ट. बात क्लियर है? लीगली पढ़े क्या बोला है. द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट शैल अप्लाई टू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंपनी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20. So obviously company means company incorporated under our 2013 act or any previous company law, for example 1956. B, C, D और E को साथ में एक साथ पढ़ेंगे. देखो क्या लिखा है लीगल लैंग्वेज, ऊपर से पढ़ना. द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेप्ट इन सोफार. एक्सेप्ट इन सोफार मतलब उतना नहीं अप्लाई करेंगे. कब तक? कितना नहीं अप्लाई करेंगे? एक्सेप्ट इन सोफार एज द सेड प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस एक्ट और आईआरडी एक्ट. ये सेड प्रोविजंस का मतलब बेटा क्या है? कंपनीज एक्ट 2013. तो एक्सेप्ट इन सोफार मतलब उतना मत अप्लाई करना जितना हमारा कंपनीज एक्ट उनके स्पेशल एक्ट से इनकंसिस्टेंट हो जाए. लेकिन अगर कंसिस्टेंसी है, इनकंसिस्टेंसी नहीं है, तो कंपनीज एक्ट ठोक के लगाएंगे, एकदम बढ़िया तरीके से लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी. सिमिलरली नीचे बैंकिंग कंपनीज जिसमें एक्सेप्ट इन सोफार द सेड प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. कंपनीज एंगेज्ड इन जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट इन सोफार as the said provisions are inconsistent with the Electricity Act and any other company governed by any special act except in so far as the said provisions are inconsistent with the provisions of such special act. तो इन्होंने एक जनरलाइज प्रोविजन डाल दिया कि कोई और कंपनी छूट ना जाए, लेकिन मेजर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो यही 3 कंपनीज आएंगी. क्लियर? एफ क्या बोल दिया इन्होंने, ऊपर से पढ़ना. The act shall apply to such body corporate incorporated by any act for the time being in force as the CG may by notification specify in this behalf. Which behalf? Section number 1, subsection 4, clause number F.
subject to such exceptions, modifications, adaptations as may be specified. फॉर एग्जाम्पल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एनएचएआई। तो ये जो एफसीआई है हमारा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनएचएआई, इनके खुद के एक्ट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि कंपनीज एक्ट एफसीआई के ऊपर भी लगेगा, और हो सकता है उसने उस नोटिफिकेशन में जिसके अंदर बोला कि कंपनीज एक्ट लगाएंगे एफसीआई के ऊपर, वहां पे कुछ एक्सेप्शन डाल दियो कि भैया हमारा कंपनीज एक्ट का ये सेक्शन उसके ऊपर मत लगाओ, कोई एग्जेम्पशन दे दो, कोई मॉडिफिकेशन दे दो, जो भी हो सीजी का मन वो करेगा। सीजी से हम क्या लड़ेंगे भैया, सीजी ने जो बोल दिया वही। क्लियर है बात? एक्सेप्ट इन सोफार का मतलब क्लियर है? तो ये पिंकू का जो डाउट है, इन सिंपल वर्ड्स हम क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक एक्ट ओवरराइड्स जनरल एक्ट। तो ये चीज आपको हमेशा पेपर में ध्यान रहेगी। देखो इसके लिए मेरे गई ना 4-5 लाइनें, तो इसी तरीके से बुक थोड़ी बड़ी होती गई है, लेकिन कंटेंट वही है जो किसी और बुक में मिलेगा आपको 100, 150, 200 पेजेस का। ठीक है ना? तो टेंशन मत लेना, ये आपको अगली बार नहीं पढ़ना, पहली बार पढ़ना है लेकिन घर पे। ठीक है, आगे आ जाओ सेक्शन नंबर 2, डेफिनेशंस। अब देखना डेफिनेशंस पहले हम लाते क्यों है, ये सोचा है कभी? नहीं सर, हम तो सिर्फ लर्न कर लेते हैं, आप बताओ। देखो डेफिनेशंस में ऐसी बहुत सारे टर्म्स आएंगे, और वो टर्म्स कंपनीज एक्ट में न्यूमरस जगह दोस पर्टिकुलर टर्म्स हैव बीन यूज्ड एट मोर देन वन प्लेसेस। तो सब जगह हम क्या डज इट मेक सेंस टू डिफाइन दैट टर्म रिपीटेडली एवरी टाइम इट इज यूज्ड? आंसर इज नो। कोई भी लॉजिकली बंदा क्या बोलेगा, यार चैप्टर के स्टार्ट में, एक्ट के स्टार्ट में एक बार डिफाइन कर देना, तो जहां पे भी वो टर्म यूज किया जा रहा है उसका मतलब हम वही समझेंगे जो डेफिनेशन में दिया गया है। सो दैट इज द एंटायर एम, दैट इज कन्वीनियंस। क्लियर? सो सेक्शन नंबर 2 बात करता है डेफिनेशंस की, और लेट्स स्टार्ट। इन दिस एक्ट, ऑब्वियस ही बात है भैया, हमारा सेक्शन नंबर 2 कंपनीज एक्ट पे तो लगेगा, सेबी एक्ट पे थोड़ी ना लगा देंगे। सो इन दिस एक्ट, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कोई टॉपिक के अंदर कोई कॉन्टेक्स्ट ऐसा रिक्वायर्ड हो जिसके अंदर हमारी सेक्शन 2 की डेफिनेशन फेल कर जाए, तो सेक्शन नंबर 2 इस चीज को अलाउ करता है। वो ये चीज रिकॉग्नाइज करता है कि हो सकता है कंटेक्स्ट ऐसा है कि मेरी दी गई डेफिनेशन फेल कर जाए। ओके, सो इट इज अलाउड, बट मोस्टली जगह फेल नहीं करेगी। अब क्या डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं? सेक्शन नंबर 2, क्लॉज नंबर 1, सब सेक्शन नहीं, क्लॉज, क्योंकि सारी की सारी बातें डेफिनेशन के बारे में है। लेकिन सर आपने तो यहां पे फुल स्टॉप दे दिया। अरे मैंने अभी लीगल टेक्स्ट नहीं दिया ना, मैंने तो अभी प्रॉपर एक टेक्स्ट बुक, स्टडी बुक की तरह बनाई है, इसलिए यहां पे मैंने फुल स्टॉप दिया है। वैसे रियल में ये सेमीकोलन है। चलो, एवरेज प्रोस्पेक्टस। सर व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस तो आपको पता है क्या होता है, एक कंपनी इशू करती है कि भैया हमें इतना इतना पैसा चाहिए, क्यों चाहिए, उसमें क्या करेंगे, वो सारी चीजें आपको डिस्क्लोजर में दे देंगे इन द नेम ऑफ प्रोस्पेक्टस। इज प्रोस्पेक्टस डिफाइंड सेपरेटली? आंसर इज यस। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 70 वुड बी स्टडीड इन चैप्टर नंबर 3, डोंट वरी। सो प्रोस्पेक्टस आपको क्लियर है, एवरेज मतलब छोटा ना, एवरेज मतलब छोटा, एक छोटा करके एक छोटा सा कुछ हमें डॉक्यूमेंट इशू कर दो। हमें पूरा प्रोस्पेक्टस रीड करने का मन नहीं है, हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर्स बता दो इसके। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या? सेलिएंट फीचर्स। तो एवरेज प्रोस्पेक्टस क्या हुआ? सेलिएंट फीचर्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस। कौन बताएगा कि सेलिएंट फीचर्स क्या है? सेबी के रेगुलेशंस। आपको पढ़ने, आंसर इज नो, सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है। आगे बढ़ते हैं। एवरेज प्रोस्पेक्टस मींस अ मेमोरेंडम, मतलब काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट containing such salient, मार्क करेंगे मेरे साथ, ये कीवर्ड्स हम साथ में मार्क करेंगे, salient features of a prospectus। और ये कौन बताएगा? It will be specified. So who will specify? It will be specified by the SEBI by making regulations in this behalf. Which behalf? For the purpose of average prospectus. बेटा जी बात क्लियर हो रही है? लॉ पढ़ने का तरीका समझ आ रहा है? आगे बढ़ सकते हैं। सर एंड में कौन कौन सी डेफिनेशंस करनी है, क्या नहीं करनी है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन मत लेना। कौन कौन से हाइपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये चैप्टर के एंड में आपको हैंड रिटन वाले में मिल जाएंगे कि ये कभी नहीं छोड़ने टॉपिक। ठीक है, बट एक बार अभी तो पढ़ो ना मेरे साथ, ठीक है ना? आगे आ जाओ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। एस क्या होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है। इसका एक सेक्शन होता है 133, आई थिंक इसके ऊपर आप ऑडिट में ज्यादा पढ़ते हो, बट मैं आपको बता दूं सेक्शन 133 में सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है। कौन रेकमेंड करता है? आईसीआई इन कंसल्टेशन विद एनएफआरए। एनएफआरए नाम सुना है? नहीं सुना तो चैप्टर 9 में बहुत ढंग से सुनने वाले हो, सेक्शन 132 के अंदर। सो कौन इसको इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद, मतलब कौन रेकमेंड करता है? आईसीआई इन कंसल्टेशन विद एंड आफ्टर एग्जामिनेशन बाय एनएफआरए, National Financial Reporting Authority, section 132, which has been established with effect from 1st October 2018.
ठीक है, तो ये सीजी उसको प्रिस्क्राइब करता है। अभी मार्केट में दो तरीके के एएस चल रहे हैं, एक जो नॉर्मल 2006 के और 2015 के इंड एएस। आई थिंक ये आपको क्लियर है, राइट। सो बेसिकली एएस मींस द स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग और एनी एडेंटम मतलब एडिशन, और ये किन के लिए होता है, कंपनीज विच आर रेफर्ड इन 133, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, बहुत सारी जगह ना वर्ड यूज करोगे क्लास। क्लास का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर मैं स्पेसिफिक कंपनी नहीं बताता, एक क्लास बता देता हूं, एक जनरल कवरेज कर दे देता हूं। तो लॉ कहेगा एक जनरल, ये क्लास मतलब फॉर एग्जांपल ऑल लिस्टेड पब्लिक कंपनीज, दिस इज अ क्लास। ऑल प्राइवेट कंपनीज विद शेयर कैपिटल बिलो 10 करोड़, दिस इज अ क्लास। सो एक क्राइटेरिया बता दिया, उसमें जो जो आ रहा है वो क्लास बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ऑल्टर, ऑल्ट्रेशन, सेक्शन 2 क्लॉज 3 सी। ऑल्टर मतलब सुनने में लगता है चेंज, सिर्फ कुछ मैंने चेंज किया तो, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने कुछ ऐड किया वो भी तो एक ऑल्ट्रेशन है ना। तो ऑल्ट्रेशन किस किस तरीके से हो सकता है, कुछ ऐड करना, कुछ डिलीट करना, या कुछ सब्स्टिट्यूट करना, इसके सिवाय कुछ ऑल्ट्रेशन हो सकता है। दिए गए टेक्स्ट को, ये मेरी बुक है, इस बुक का ऑल्ट्रेशन मतलब मैं या तो कोई चीज ऐड करूंगा, कोई चीज डिलीट करूंगा, या कोई चीज सब्स्टिट्यूट करूंगा, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो इन्होंने क्लैरिफाई किया कि भैया ऑल्ट्रेशन इंक्लूड्स द मेकिंग ऑफ एडिशन, ओमिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। बात क्लियर है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, ऐसा क्या हो सकता है, किसी ने आपसे बोल दिया कल को, आपको पता है आर्टिकल्स को ऑल्टर करने का एक प्रोसेस रहता है। तो आपने कंपनी में थे और आपके सामने किसी ने आके बोल दिया कि हमें ना आर्टिकल्स में एक चीज बस ऐड करनी है, एग्जिस्टिंग कुछ नहीं चेंज करना, एक वर्ड ऐड करना है, एक क्लॉज ऐड करना है, तो वो ऑल्ट्रेशन थोड़ी है, ऑल्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ी ना कंप्लाई करना पड़ेगा। आप बोलोगे नहीं साहब, सेक्शन 2 क्लॉज 3 के हिसाब से एडिशन इज ऑल्सो एन ऑल्ट्रेशन, एंड ऑल्ट्रेशन का आपको प्रोसेस कंप्लाई करना पड़ेगा, जो कंपनीज एक्ट देता है। मैं भी पढ़ाऊंगा, अभी रुको, बस इतना समझो कि ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। क्लियर, ऑल्ट्रेशन का प्रोसेस अभी बाद में पढ़ेंगे। आगे आ जाओ, आर्टिकल्स। सी, देयर आर टू डॉक्यूमेंट्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, वन इज एमओए एंड वन इज एओए। What is MOA? Memorandum of Association. What is AOA? Articles of Association. कौन सा ब्रॉडर रहता है? MOA is broader. ये ब्रॉड लेवल पे बताता है कि कंपनी का काम क्या है, कंपनी की लायबिलिटी कैसी है। इसमें 7 क्लॉजेस आते हैं, जैसे नेम क्लॉज आता है, इसका लायबिलिटी क्लॉज आता है, इसका स्टेट क्लॉज आता है, ओपीसी के केस में एक नॉमिनी क्लॉज आता है। ये सब पढ़ाऊंगा चैप्टर 2 में। और आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये कंपैरेटिवली बताते हैं छोटी छोटी चीजें डे टू डे वर्किंग के बारे में, डे टू डे वर्किंग के बारे में। बस ऑन एन ओवरऑल लेवल समझ लो, अभी डिटेल में आगे आने वाला है, ठीक है। चलो, सो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मींस, जो हम बोल रहे वही, एओए ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड, जो आपने बनाए, और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। आप चेंजेस भी करोगे तो चेंज करने के बाद भी तो वो आर्टिकल्स है, और अप्लाइड इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। सी, शेड्यूल नंबर 1 में टेबल्स दे रखी है, और उस टेबल्स के अंदर आर्टिकल्स दिए गए हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉडल आर्टिकल्स। ये सब आगे आने वाला है, मैं हिंट दे रहा हूं। ये मॉडल आर्टिकल्स भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको खुद के आर्टिकल नहीं बनाने। तो जब आप कंपनीज एक्ट के मॉडल आर्टिकल्स अप्लाई कर लोगे, तो क्या हम ऐसा माना जाएगा कि वो आपके आर्टिकल्स नहीं है? नो, आपने वो भी तो अप्लाई किए ना, इन परसुएंस ऑफ करंट कंपनी लॉ, तो वो भी आपके आर्टिकल्स ही है, ठीक है। सेक्शन 2 क्लॉज 5। Now comes a very 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 important definition of associate company, section 2 clause 6. Very very important, प्लीज पूरा ध्यान यहाँ पे। अगर लग रहा है दिमाग थोड़ा वो हो रहा है, 1 सेकेंड 2 मिनट का ब्रेक ले लो, घूम के आओ, लेकिन ये डेफिनेशंस को मिस मत करना। लेट्स स्टार्ट। एसोसिएट कंपनी खुद डिस्कस करते हैं, एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या बन सकता है। पहले तो एक बात समझो, क्या एक कंपनी अपने आप में एसोसिएट हो सकती है? क्या एक कंपनी अपने आप में किसी की, मतलब अपने आप में एसोसिएट हो सकती है? आंसर इज नो, वो किसी की एसोसिएट रहेगी। वो हम बोलते हैं ना यार ये मेरा एसोसिएट है, तो ऑब्वियसली देयर आर 2 पार्टीज इन्वॉल्व, एक पार्टी तो नहीं इन्वॉल्व हो सकती। तो एसोसिएट कंपनी में ऑब्वियसली देयर विल बी अ रिलेशन विद अनदर कंपनी। क्लियर? क्या रिलेशन है वो अभी मैं बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस, यहां तक क्लियर? आगे, मींस अ कंपनी in which that other company, ये वाली, has significant influence. A company is an associate of other company if that other company has significant influence in me, but which is
नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस। जिस कंपनी का मेरे ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, अगर वो इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब 50% से ऊपर हो जाता है और मैं उसकी सब्सिडरी बन जाती हूं, तो भैया सब्सिडरी अलग डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 87 में, यहां पे मत इंक्लूड करना। बात समझ में आ रही है? एंड इंक्लूड्स अ जेवी कंपनी। एक बार और, a company is an associate of other company if that other company has significant influence in me, but I should not be a subsidiary company because it is separately defined, तो उसको एसोसिएट में नहीं डालेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम दोनों जेवी है तो मैं उसकी एसोसिएट, वो मेरी एसोसिएट, सो इंक्लूड्स अ जेवी। अब एक ही क्वेरी आएगी आपकी, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है सर? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस दो तरीकों से आ सकता है, एक वोटिंग पावर के थ्रू और एक पार्टिसिपेशन के थ्रू इन द बिजनेस। अभी बताऊंगा, एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल है, ध्यान से समझेंगे। दो कंपनीज है, पिडिलाइट जो आपका फेविकॉल बनाती है, सो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज और एक विनाइल केमिकल्स, और ये पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है विनाइल केमिकल्स में, हेंस विनाइल केमिकल इज एन एसोसिएट कंपनी ऑफ पिडिलाइट एंड पिडिलाइट इंडस्ट्री इज दैट अदर कंपनी। पता है इस दैट अदर कंपनी को प्यार से क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे पता है? लिखो, वेंचरर कंपनी और इन्वेस्टिंग कंपनी। ठीक है, मैंने नीचे दिया हुआ है लेकिन आप दोबारा लिखो। सो दिस अदर कंपनी इज नोन एज वेंचरर कंपनी और इन्वेस्टिंग कंपनी। तो वेंचरर कंपनी दूसरे कंपनी को अपना एसोसिएट बनाती है। अब बात आती है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है। इट हैज बीन क्लैरिफाइड बाय एक्सप्लेनेशन नंबर ए। व्हाट डज इट मीन? फर्स्ट, कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। तो अगर पिडिलाइट के पास विनाइल केमिकल्स का मिनिमम 20% वोटिंग पावर है तो विनाइल केमिकल के अंदर इसका सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है और वो उसकी एसोसिएट बन जाएगी। बट यू हैव टू एक्सक्लूड द शेयर्स हेल्ड इन ट्रस्ट कैपेसिटी और फिड्यूशियरी कैपेसिटी। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रस्ट? मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक शेयर होल्डर हूं पिडिलाइट का, विनाइल केमिकल्स का, और उस पर्टिकुलर शेयर्स को मैंने पिडिलाइट के नाम पे दिया हुआ है इंटरेस्ट कि सर मेरा कुछ काम है, मैं आउट ऑफ इंडिया जाके आ रहा हूं, तब तक प्लीज पिडिलाइट इंडस्ट्रीज कंपनी हैज टू होल्ड दीज शेयर्स इन ट्रस्ट कैपेसिटी। तो एक बात बताओ, वो तो मेरे शेयर है ना, उसके ऊपर एज सच कोई कंट्रोल नहीं है, उस वोटिंग पावर पे इसका कंट्रोल नहीं है पिडिलाइट का, उसने सिर्फ इंटरेस्ट होल्ड किया हुआ है कुछ टाइम के लिए, तो वो वोटिंग पावर रेलिवेंट नहीं है टू एनालाइज द रिलेशनशिप ऑफ एसोसिएट कंपनी। बात क्लियर है? हाँ सर। और मतलब दोनों में से कोई एक, अगर ये नहीं हुआ और ये हो गया तब भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बन जाएगा। क्या है? कंट्रोल ऑफ और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजंस अंडर एन एग्रीमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पिडिलाइट विनाइल के बिजनेस डिसीजंस को कंट्रोल करती है या फिर कंट्रोल नहीं कर रही हो, खुद पार्टिसिपेट करती है, तो भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सर जनाब, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या है पॉइंट टू बी नोटेड? अंडर एन एग्रीमेंट को मार्क करो। ये जो कंट्रोल है और ये जो पार्टिसिपेशन है, दोनों में से कोई एक, ये हवा में नहीं है, ये अंडर एन एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट में पिडिलाइट को इस चीज का कंट्रोल या पार्टिसिपेशन का पावर मिला है। तो कल को सपोज मेरी एक कंपनी है और मैं बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान हूं और मेरी कंपनी किसी दूसरे कंपनी के ऊपर हावी हो रही है, उसके पार्टिसिपेशन में पार्ट ले रही है विदाउट एन एग्रीमेंट, क्या वो मेरी एसोसिएट हुई? नो, क्योंकि कोई एग्रीमेंट ही नहीं है। मैं तो अपने इनफॉर्मली कहते हैं ना, गलत तरीके से उस पर इन्फ्लुएंस कर रहा हूं, उसको कंट्रोल कर रहा हूं। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर। इसके सिवा आपको एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आपको यहां पे बेटा ध्यान देनी है। क्या? इन वर्ड्स को हाईलाइट करेंगे, वोटिंग पावर। समझो जरा इस बात को, यहां पे आप लिख सकते हो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेड अप शेयर कैपिटल वर्सेस वोटिंग पावर। सर मतलब, अरे बेटा आपको पता है, इट इज पॉसिबल दैट आई हैव 10% शेयर्स बट 30% वोटिंग राइट्स। है? ऐसा भी होता है? हाँ ऐसा भी होता है। आपने एक चीज सुनी है, टाटा मोटर्स। आपको मैं दिखाता हूं, टाटा मोटर्स डीवीआर। ये पता है क्या है? टाटा मोटर्स डीवीआर, ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के शेयर्स। तो टाटा मोटर्स का एक क्लास ऑफ शेयर है नॉर्मल,
मतलब 1% शेयर है तो 1% वोटिंग राइट, और ये डीवीआर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। सर ये क्या कंपनीज एक्ट में अलाउड है? आंसर इज यस। सर क्या ये आप हमें पढ़ाने वाले हो? आंसर इज यस। सो प्लीज समझो कि इट इज पॉसिबल दैट आई हैव 10% शेयर्स but 30% voting rights. This is known as the concept of differential voting rights. So कहीं पे भी अगर वोटिंग पावर दिया है तो मैं उसको पेड अप शेयर कैपिटल नहीं मान सकता, क्योंकि हो सकता है डीवीआर का कंसेप्ट उसके अंदर लगा हो। तो आपको क्या वर्ड यूज करना है? वोटिंग पावर। ओके सर, इट इज पॉसिबल दैट क्वेश्चंस के अंदर आपको पेड अप शेयर कैपिटल दिया गया होगा, आपको वोटिंग पावर नहीं दिया गया होगा, तो आप एक असम्पशन नोट लिख के आओगे दैट वी आर कंसीडरिंग दैट दीज शेयर्स आर नॉट डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स एंड वन शेयर हैज वन वोट। It shows that you have the clarity of how to understand and read law. I hope this is clear. आगे बढ़े? हाँ सर आगे बढ़ो, समझ आ रही है चीजें? चलो ये दो बातें मैंने रिपीट करी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेना। सब्सिडियरी इज नॉट एन एसोसिएट बिकॉज इट इज सेपरेटली डिफाइंड, तो वो सब्सिडियरी की डेफिनेशन में फॉल करेगी। एंड जॉइंट वेंचर इज एन एसोसिएट अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 6। आपको गलती करवाने के लिए एसोसिएट के कंसेप्ट में क्वेश्चन में दिया होगा ये तो जेवी है। बच्चे जल्दी में गलती करते हैं कि ये तो जेवी है, एसोसिएट थोड़ी है। अरे जेवी इज एन एसोसिएट बाबा, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। जेवी का मतलब समझ लो, बहुत नॉर्मल सी बात है कि एक जॉइंट एग्रीमेंट होता है और जो पार्टीज होती है दे हैव द राइट्स, कॉमन राइट्स, जॉइंट राइट्स टू द नेट एसेट्स ऑफ दैट अरेंजमेंट। तो होता है ना कोई प्रोजेक्ट उठाया जेवी में, तो मेरे पास उस प्रोजेक्ट के एसेट्स के ऊपर जॉइंट राइट है। दैट इज द सिंपल मीनिंग एज पर एक्सप्लेनेशन नंबर बी। एक बार रीड करके छोड़ देना। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल सुना है सर, पेड अप कैपिटल सुना है, आपने इशूड कैपिटल सुना है, कॉल्ड अप कैपिटल सुना है। ये होता क्या है? लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। ऑथराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल। ऑथराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल, दिस इज दैट कैपिटल which has been entered in the capital clause, authorized capital clause in your memorandum of association, and this is the maximum capital you can issue. अगर उसके ऊपर जाना है तो आपको मेमोरेंडम को ऑल्टर करवाना पड़ेगा, आरओसी से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है? सो दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑथराइज्ड बाय एमओए टू बी योर शेयर कैपिटल। ओके, नेक्स्ट कॉल्ड अप सेक्शन 2 क्लॉज 15। आपको बार बार एक सवाल आ रहा है सर ये लर्न करे क्या नहीं करे? सी, इंपॉर्टेंट सेक्शंस अपने आप लर्न हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट सब सेक्शंस भी अपने आप लर्न हो जाते हैं। अलग से कोशिश में कहूंगा अगर टाइम मिले तो जरूर करना। इट पुट सम वेटेज। टेक्निकली पर से सेक्शन लिखने से नंबर नहीं मिलते, बट सेक्शन गलत कोड हो गया तो जितना मर्जी सही आंसर हो 0 मिलेगा। सो दैट इज द हार्श रियलिटी, ठीक है? बट कोशिश करना सेक्शन कॉन्फिडेंटली कोड कर पाओ, मुझे लगता है उससे वेटेज बढ़ता है, मैंने खुद किया था, ठीक है? और इंटर में मेरे लॉ में 71 थे। मार्कशीट दिखाऊंगा आपको फर्स्ट क्लास में बैच में, ठीक है? याद दिलाना अगर नहीं दिलाई तो। चलो, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट। इसमें क्या बड़ी बात है? मैंने 10 रुपए में से 8 रुपए मंगवा लिया कि भैया 8 रुपए आज दे दो, तो 8 रुपए कॉल्ड अप कैपिटल है। इशूड, जो कंपनी ने इशू किया, आपने एप्लीकेशंस दी, उसके बेसिस पे मैंने आपको इतना इतना इशू कर दिया, सो दैट इज द इशूड कैपिटल। सो इट इज सच कैपिटल एज द कंपनी इशूज फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। आप जितनी एप्लीकेशन दोगे उसके बेसिस पे मैं इशू करूंगा, फिर आप पैसा पे करोगे मेरे को। क्लियर? पेड अप कैपिटल सेक्शन 2 क्लॉज 64। यहां पे थोड़ी दिक्कत आती है भाई, यहां पे 2 क्लॉज 64 में थोड़ी दिक्कत आएगी आपको, समझो ढंग से, पूरा ध्यान यहां। पेड अप शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल पेड अप, इसको पहले जनरल तरीके से समझते हैं। सपोज ₹10 का शेयर है, ठीक है? कंपनी ने कॉल किया ₹6, ओके? आपने मुझे दिया ₹5। पेड की जगह मैं ऐसा बोल दूं रिसीव्ड। हाँ सर, आपने पे किया और मैंने रिसीव किया। सो पेड अप शेयर कैपिटल कितना हुआ? 5, 6 या 10? सर ऑब्वियस ही बात है, 5 इज माई पेड अप शेयर कैपिटल बिकॉज दिस इज माई अमाउंट विच हैज बीन रिसीव्ड। दिस इज माई ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, दिस इज माई कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। यहां तो कोई दिक्कत नहीं सर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अमाउंट मुझे एक्चुअल में रिसीव नहीं हुआ बट मैंने उसको भी पेड अप मान लिया? प्लीज अंडरस्टैंड द वर्ड आई एम यूजिंग। कोई अमाउंट मैंने एक्चुअल में रिसीव नहीं किया है, या हो सकता है पहले रिसीव किया हो, बट नाउ वी आर क्रेडिटिंग दैट अमाउंट एज पेड अप। नहीं सर समझ में नहीं आ रहा है, हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है, थोड़ा सा कुछ और तरीके से समझाइए हमको। आ जाइए जी, समझा देते हैं, आओ। सपोज आज मैंने कॉल से एडवांस रिसीव किया, मेरी एंट्री क्या चढ़ेगी? बैंक अकाउंट
डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, हाँ सर, लेट्स से 10 रुपीज। अब जब ये कॉल्स इन एडवांस ड्यू हो जाएगा, मतलब जब मैंने एक्चुअल कॉल मैंने ड्यू करी होगी, तो ये अमाउंट की एंट्री क्या चढ़ेगी, आई विल रिड्यूस दिस लायबिलिटी, राइट, बिकॉज अब मैंने कॉल मंगवा लिया है, अब मेरी लायबिलिटी नहीं है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले शेयर कैपिटल क्यों नहीं किया, बिकॉज दैट वाज इन एडवांस बाबा, तब मैंने कॉल किया नहीं था, ठीक है ना। सो टेल मी वन थिंग, क्या ये पेड अप शेयर कैपिटल नहीं हो रहा? आंसर इज यस। लेकिन क्या यहां पे मेरा कोई अमाउंट रिसीव हुआ है, यहां पे कोई मेरा अमाउंट रिसीव हुआ? आंसर इज नो। सो वी आर क्रेडिटिंग दिस अमाउंट। टू शेयर कैपिटल। तो प्लीज समझना एक चीज, पेड अप शेयर कैपिटल में दो तरीके से चीजें आ सकती है, एक कोई अमाउंट रिसीव हो रहा है और एक कोई अमाउंट क्रेडिट हो रहा है। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है रिजर्व्स। हो सकता है मैंने रिजर्व्स को डेबिट करके शेयर कैपिटल चढ़ा दूंगा, क्यों? क्योंकि रिजर्व्स भी शेयर होल्डर का है और पैसा भी शेयर होल्डर से आना है, तो मैं उनको बोलूंगा आप पैसा मत दो, आपके रिजर्व से हम कम कर देते हैं और आपका शेयर कैपिटल की पेड अप वैल्यू बढ़ा देते हैं। तो दो एग्जांपल्स बता दिए क्रेडिट के, और एक तो नॉर्मल है जब पैसा रिसीव किया जाता है। इन दोनों का जो टोटल होएगा, मतलब एग्रीगेट, दिस इज नोन एज पेड अप शेयर कैपिटल। क्लियर है? इससे इजी आपको कुछ नहीं चाहिए, ये पूरा कंसेप्ट क्लियर करेगा। अब आप इसकी रीडिंग ले सकते हो। पेड अप शेयर कैपिटल मींस सच एग्रीगेट अमाउंट ऑफ मनी क्रेडिटेड एज पेड अप एज इज इक्विवेलेंट टू अमाउंट रिसीव्ड, कीवर्ड देख लो, अमाउंट रिसीव्ड एज पेड अप इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स, एंड ऑल्सो इंक्लूड्स एनी अमाउंट क्रेडिटेड एज पेड अप इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पे रिसीव हो रहा है, यहां पे क्रेडिट कर रहे हैं, रिसीव नहीं हो रहा। क्लियर है बात? बट डज नॉट इंक्लूड एनी अदर अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच शेयर्स बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। कॉल्स इन एडवांस दे दिया या आपने कुछ नॉर्मल सा कोई भी ऐसा अमाउंट दे दिया जो कि ये दोनों में फॉल नहीं करता, वो आपका पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है। बात क्लियर है? सब्सक्राइब कैपिटल 286। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? द पार्ट ऑफ द कैपिटल जो कि पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है। कंपनी एप्लीकेशंस मंगवाई, लोगों ने अप्लाई किया, जिसके बेसिस पे मैंने उनको इशू किया और फिर लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया। सो दैट इज द पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज सब्सक्राइब बाय द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। क्लियर है? ये एक आईसीआई का छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है जस्ट टू एंश्योर कि आपके बेसिक कांसेप्ट्स क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप एक बार इसको स्क्रीन को रोक के, क्योंकि ये लेक्चर काफी सारे बच्चे हो सकता है यूट्यूब पे देख रहे हो, कहीं सेंटर पे देख रहे हो, तो आप वहां पे एक बार रोको और यहाँ पे इसको एक बार ऊपर से कैलकुलेट कर लो, ठीक है? और कोई दिक्कत है तो मेरे को एक बार डाउट जो भी होगा यू कैन व्हाट्सएप मी इमीडिएटली। Now, there comes two important terms, board of directors and company. 2 clause 10 board and 2 clause 34 director. See, सबसे पहले अंडरस्टैंड करना कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर्ड है, this is relevant only for a company. It is relevant only for a company, not for a individual firm or partnership firm or LLP. ठीक है? वहां पे हम बोर्ड कभी कभार इनफॉर्मली लोग बोलते होंगे बट टेक्निकली नहीं। सो बोर्ड का मतलब क्या होता है? इट बेसिकली मींस द कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स। आपके सामने एक फिगर है, ये 5 डायरेक्टर्स को मिला के कलेक्टिव बॉडी बनेगी बोर्ड, और इंडिविजुअली एक एक डायरेक्टर होगा। बट टेक्निकल डेफिनेशन एज पर 234 इज अ डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। एग्जाम्पल रुको, आई एम वर्किंग एज अ डायरेक्टर, आई एम डूइंग ऑल द फंक्शंस ऑफ अ डायरेक्टर, पीपल कंसिडर मी डायरेक्टर, बट आई एम नॉट अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी. Am I a director as per Companies Act? Answer is no. Can I read it now? Yes. 2 clause 10 board of directors और board प्यार से in relation to a company. This concept is only relevant when we talk about company. It means जो हम बोल रहे हैं वही means collective body of directors of a company, of the company, क्योंकि मैं specific हो रहा हूं, the company के directors की बात कर रहा हूं. And what do you mean by director? Director means a director appointed to the board of a company. तो जिसको अपॉइंट किया वही डायरेक्टर है एज पर कंपनीज एक्ट. सो दिस इज एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन. दीज आर एग्जॉस्टिव डेफिनेशंस. आगे बढ़ते हैं. बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन. सी, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन एक क्लैरिफिकेशन फॉर्म में है, ठीक है? तो क्लैरिफिकेशन मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन है. आ जाओ पढ़ते हैं. बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. एग्जाम्पल ले लेते हैं. एक कंपनी है Amazon INC,
ये Amazon INC एक बाहर की कंपनी है, ये कैलिफोर्निया में इनकॉर्पोरेट हो रखी है। क्या वो हमारे इंडिया में कंपनीज एक्ट के लिए कंपनी है? नहीं सर, कंपनी नहीं है। क्यों? बिकॉज इट हैज नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया अंडर द कंपनी लॉ, जो नीचे आने वाला 2 क्लॉज 20। लेकिन क्या वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ सर है, हाँ सर है। इट इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। सो Amazon INC इज द बॉडी कॉर्पोरेट बट इट इज नॉट अ कंपनी। Second, exclude a cooperative society registered under any law relating to cooperative societies. क्यों? अरे भैया, तुम्हारा अपने लॉ में तुम रजिस्टर्ड हो, उसी को फॉलो कर लो। हम बॉडी कॉर्पोरेट से बाहर हटा देते, आप हमारे लॉ में मत आओ। आपका जो लॉ है वहीं पे आप कंप्लाई कर लेना। सो इफ अ बॉडी कॉर्पोरेट इज रजिस्टर्ड देन इट इज एक्सक्लूडेड। रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ, आपका जो भी हो, कोई भी लॉ कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, तो उसमें आप रजिस्टर हो जाओ, हमारे बॉडी कॉर्पोरेट से बाहर हो जाओ, आपको हमारे कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। Clear? And exclude any other body corporate but not a company which the CG may by notification specify. इसको छोड़ दो, कुछ स्पेसिफाइड नहीं है अभी। अब एक ना एक बच्चे का क्वेरी आ रहा है, मुझे पता है, सीए फाइनल वाले भी पूछते हैं कभी कभार, तो आपको तो पूछना बनता है। सर, अगर इंडिया की कोई कंपनी है, लेट्स से एस वालिम्बे क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, सर क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है क्या? क्योंकि इसके अंदर तो नहीं दिया। बेटा, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। इंक्लूसिव मतलब क्या? जो आप समझते हो वो तो है ही, हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो क्या एक कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगी क्या हमारी इंडियन कंपनी? आंसर इज यस, वो होगी। वो बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। अगर ये मीन्स लिख देते यहां पे तो हम बोलते कि हाँ भैया फिर ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। क्लियर है बात? क्लियर है? तो एक स्टेटमेंट दे दूं आपके सामने, एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट but every body corporate is not a company. Example, Amazon INC. बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ सकते हैं? हाँ सर, आ जाओ। 2 क्लॉज 12, बुक एंड पेपर, बुक और पेपर। सर ये एंड और का क्या खेल है? अरे कभी कभार केस क्लॉज हो जाती है, तो इसलिए उन्होंने दोनों क्लैरिफाई कर दिया कि बुक एंड पेपर आप मेंटेन कर लो या सिर्फ बुक्स बोल लो, पेपर बोल लो, एक ही बात है। क्या होता है बुक एंड पेपर? आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, डीड्स, राइटिंग, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारा कुछ। और ये कैसे मेंटेन होता है? पेपर और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। होगी डेफिनेशन। इंक्लूड्स बुक्स ऑफ अकाउंट, डीड, वाउचर, राइटिंग, डॉक्यूमेंट, मिनट्स पढ़ेंगे 118 में। रजिस्टर्स मेंटेन इन पेपर और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, नॉट अ बिग डील, ये इतना रेलिवेंट नहीं है। अब आ जाओ ब्रांच ऑफिस पे, 2 क्लॉज 14। ब्रांच ऑफिस का मतलब क्या होता है? इन रिलेशन टू अ कंपनी, ये कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है। अब ये एस्टेब्लिशमेंट कैसा भी हो, छोटा सा गोडाउन ले रखा हो आपने, कोई ऑफिस लिया हो, एक बिल्डिंग रेंट पे लियो, पूरा का पूरा 10 बिल्डिंग रेंट पे लियो, हमें फर्क नहीं पड़ता। आपका कोई एस्टेब्लिशमेंट है एंड यू आर डिस्क्राइबिंग दैट पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट एज सच। मतलब पढ़ते हैं, ब्रांच ऑफिस इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस एनी एस्टेब्लिशमेंट डिस्क्राइब्ड एज सच बाय द कंपनी। सर ये एज सच मतलब, अरे बाबा, एज अ ब्रांच ऑफिस। तो कंपनीज एक्ट अपना दिमाग नहीं लगा रहा। कंपनीज एक्ट सिंपल एक चीज कह रहा है कि भैया तुमने जिस एस्टेब्लिशमेंट को ब्रांच बोल दिया वो हम ब्रांच मान लेंगे, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट पे आओ, सेक्शन 2 क्लॉज 13, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक बात बताओ, अगर खुद दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आएगा? सर डेटा आएगा। किस किस का डेटा आएगा? वेयर वॉज मनी रिसीव्ड और स्पेंट, और उसके मैटर कि मनी रिसीव किया तो क्यों रिसीव किया, वो मैटर लिखोगे। नेक्स्ट सेल परचेज, और थर्ड असेट्स लायबिलिटीज। हो गया, हो गया सेक्शन। आ जाओ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड रिकॉर्ड्स, ऑब्वियसली इंक्लूसिव डेफिनेशन है, मैं एग्जॉस्टिव नहीं बनाएंगे इस डेफिनेशंस को कभी भी। रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय अ कंपनी। आया गया। मैटर्स हाईलाइट भी कर लेते, रिसीव्ड, एक्सपेंडेड, मैटर्स इन रिलेशन टू विच द रिसीट्स एक्सपेंडिचर टेक प्लेस। अरे भैया ये थोड़ी लिखोगे 10 लाख रुपए आए, लिखो ना क्यों आए, 5 लाख गए, लिखो ना क्यों गए। तो रिसीव्ड, एक्सपेंडेड एंड मैटर्स। नेक्स्ट सेल्स परचेज, किस चीज का? गुड सर्विसेज, व्हाट एवर योर बिजनेस इज। एंड थर्ड असेट्स लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। ये तीनों चीजें तो सारी कंपनीज को मेंटेन करनी है, ये तीनों चीजें सारी कंपनीज को मेंटेन करनी है। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए, देयर इज वन सेक्शन नंबर 148 इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट मे आस्क सम कंपनीज टू मेंटेन कॉस्ट डेटा, कॉस्ट आइटम्स डेटा।
ओके, दिस इज नॉट फॉर ऑल कंपनीज, इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें कुछ इंडस्ट्रीज भी बता रखी है जो मैं 148 में पढ़ाऊंगा आपको। एंड अगर वो सीजी ने बोल दिया तो वो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, नहीं बोला तो ये तीनों चीजें, बोल दिया तो ये चारों चीजें इंक्लूडिंग दिस। सो इन जनरल ऑल कंपनीज हैव टू मेंटेन these three things, but if this has been specified then these three plus the above. क्लियर है बात? ओके, सेक्शन 2 क्लॉज 16 चार्ज। चार्ज मतलब क्या है, बेसिक आइडिया लगाओ। चार्ज मतलब किसी के ऊपर एक हक, सुना होगा ना कि उस कंपनी का चार्ज क्रिएट हो रखा है। सो चार्ज मींस काइंड ऑफ अ मॉर्गेज, मतलब मॉर्गेज भी एक चार्ज ही है। सो एक इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, एक लियन क्रिएट हो रहा है, एक राइट क्रिएट हो रहा है। किसके ऊपर? कंपनी के एसेट्स के ऊपर, या कंपनी की कोई प्रॉपर्टी के ऊपर, या कंपनी की कोई अंडरटेकिंग है, मतलब पूरा का पूरा बिजनेस यूनिट, या बोथ। तो या तो कोई मशीनरी के ऊपर है, या कोई उसकी अंडरटेकिंग के ऊपर है, या बोथ। क्लियर? और इस चीज का पर्पस क्या होता है? सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कंपनी ने एचडीएफसी से लोन मांगा। कंपनी ने कहा आपके मशीनरी, मतलब मेरे केस में लेट से मेरा एक स्टूडियो है, तो आपके स्टूडियो के ऊपर चार्ज क्रिएट कर दो। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी को सिक्योरिटी चाहिए, कल को मैंने लोन वापस नहीं किया तो क्या, तो वो मेरा स्टूडियो बेच देंगे और पैसा रिकवर कर लेंगे। बात क्लियर हो रही है? आ जाओ। चार्ज इंक्लूड्स अ मॉर्गेज, इट मींस एन इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन व्हाट? प्रॉपर्टी और असेट्स, एक ही बात है, मशीनरी वगैरह, और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग, और बोथ। पर्पस इज सिक्योरिटी। नेक्स्ट पे आते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 17, बच्चों की फेवरेट डेफिनेशन, सीए। साहब आप क्या बनने वाले हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन क्या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद कंपनीज एक्ट के हिसाब से सीए रहोगे या नहीं रहोगे, ये हमें देखना बाकी है। सर इसका मतलब क्या हुआ? क्या सारे सीए कंपनीज एक्ट के हिसाब से सीए नहीं होते? नहीं होते। सुनो मेरी बात, चार्टर्ड अकाउंटेंट मींस अ सीए एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, मतलब उसका रजिस्टर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में नाम है, बट ही शुड ऑल्सो होल्ड अ सीओपी। ही शुड ऑल्सो होल्ड अ वैलिड सीओपी। आज मेरे पास सीओपी नहीं है, मेरे पास पहले था, आज नहीं है। क्या मैं कंपनीज एक्ट के हिसाब से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं? आंसर इज नो। क्यों? अगर वो मुझे भी सीए बना देगा जिसके पास सीओपी नहीं है, तो मैं चला जाऊंगा कल को ऑडिट करने। सेक्शन 139 पढ़ते हो ना, ऑडिट का पढ़ते हो ना, तो वहां पे मैं भी ऑडिट कर दूंगा। तो फिर ये कैसे चलेगा? जिसके पास सीओपी नहीं है वो कैसे ऑडिट करेगा? राइट? तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से वही चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो प्रैक्टिसिंग वाले लोग हैं, जॉब वाला कैसे ऑडिट करेगा? बात क्लियर हो रही है? सो चार्टर्ड अकाउंटेंट मींस अ सीए एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन क्लॉज नहीं लर्न करो तो चलेगा, ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 हु होल्ड्स अ वैलिड सीओपी। तो पिंकू का एक क्वेरी आया कि सर सीए इन जॉब इज नॉट अ सीए फॉर कंपनीज एक्ट। करेक्ट, बिकॉज उसके पास सीओपी नहीं रहेगा। क्लियर? अब हमारी कुछ डेफिनेशंस आती है बहुत ही फॉर्मल वाली, 218 एंड 219, सीईओ एंड सीएफओ। सीईओ मतलब द पर्सन means officer of a company who has been designated as such. As such मतलब as a CEO. तो कंपनी ने जिस ऑफिसर को सीईओ बोल दिया वो कंपनीज एक्ट ने भी सीईओ मान लिया, काइंड ऑफ लाइक ब्रांच ऑफिस। ठीक है, तो आप जिसको बोलो एज सच हम उसको सीईओ मान लेंगे। सीएफओ भी सिमिलर। सीएफओ मींस अ पर्सन अपॉइंटेड एज सीएफओ ऑफ अ कंपनी। तो ये पर्सन जो है ऑफिसर नहीं रहेगा क्या? अरे ये रहेगा ऑफिसर ही, टेक्निकली थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है, पर ये भी ऑफिसर ही रहेगा कंपनी का। कोई बाहर के बंदे को थोड़ी ना लगा देंगे सीएफओ, राइट? तो जिसको आपने सीएफओ अपॉइंट कर दिया वो सीएफओ। तो ये दोनों बहुत ही नॉर्मल सी डेफिनेशन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 51 केएमपी। व्हाट डू यू मीन बाय की मैनेजरियल पर्सनल? की मैनेजरियल पर्सनल में 5 लोग आते हैं। आपके सामने फिगर भी बहुत सोच समझ के डाली गई है कि 5 लोग ध्यान आने चाहिए। सर लेकिन क्लॉज तो 6 दिख रहे हैं, रुको ना जरा, सबर करो, 6 छठवा वाला कुछ है नहीं। 5 चीजें ढंग से समझेंगे। आप एक बात सोचो, डिफाइन करने से पहले केएमपी मतलब बहुत बड़े बड़े लोग हैं। की मैनेजरियल पर्सनल ये कौन होगा? सर सीईओ, सीएफओ, एमडी, मैनेजर और सीएस कंपनी का यही लोग तो होंगे। करेक्ट, यही सारे लोग हैं, यही सारे लोग केएमपी, और एक होल टाइम डायरेक्टर होता है। इसके सिवाय एक और कवरेज है जो क्लॉज नंबर 5 है। फर्स्ट 4 आपके कवर हो चुके हैं, देख लो। सीईओ, सीईओ नहीं हो तो एमडी, एमडी नहीं हो तो मैनेजर, जो भी होगा इन तीनों में से वो केएमपी में आ जाएगा क्योंकि ये बड़े बड़े लोग हैं। सीएस, सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी। क्या ये प्रैक्टिस वाला कंपनी सेक्रेटरी है? आंसर इज नो, ये प्रैक्टिस वाला नहीं है, ये कंपनी का हायर करा हुआ मतलब एम्प्लॉई सीएस है। देयर आर सर्टेन कंपनीज विच रिक्वायर अ फुल टाइम सीएस
It has been given in rule number 8A of managerial remuneration chapter, which is not a part of your course. So I'm not going in detail, but understand that certain companies require a full-time CS, and that CS is a KMP. Next, whole-time director. Whole-time director मतलब नीचे आएगा सेक्शन 2 क्लॉज 94 में, बट बेसिक समझ लो, अ डायरेक्टर इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट. ओके, सीएफओ, ये चार तो क्लियर थे. अब फिफ्थ समझो, जिसके अंदर आपको 3 कंडीशंस आने वाली है. क्या है वो 3 कंडीशन? एक ऐसा ऑफिसर जो डायरेक्टर से नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो, मतलब मैक्स टू मैक्स 1 लेवल नीचे काम कर रहा है. ये पहली कंडीशन. सेकंड, वो कंपनी का फुल टाइम एम्प्लॉई है. और थर्ड, डायरेक्टर्स ने उसको केएमपी की तरह डेजिग्नेट कर दिया है. इन तीनों में से कोई भी कंडीशन मीट नहीं हुई तो वो इस क्लॉज के थ्रू केएमपी नहीं माना जाए. आ जाओ. सच अदर ऑफिसर नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर. तो अगर ये डायरेक्टर लेवल के लोग हैं तो उनके 1 लेवल नीचे वो काम कर रहा है, 2 लेवल नीचे नहीं चलेगा. सेकंड कंडीशन, ही शुड बी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, मतलब होल टाइम एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. एंड थर्ड, ही शुड बी डेजिग्नेटेड एज केएमपी बाय द बोर्ड. तो जाके वो केएमपी की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा. सेक्शन 2 क्लॉज 51 सब क्लॉज 5. ठीक है. अब ये सब क्लॉजेस हो गए ना बेटा, ये समझ आ रही ना चीजें, ये सब क्लॉज हो गए. क्यों? क्योंकि ये क्लॉज है ना. सेक्शन के बाद क्लॉज भी पॉसिबल है ना, तो क्लॉज के बाद सब क्लॉज आएगा, सब सेक्शन थोड़ी आएगा. तो सेक्शन क्लॉज सब क्लॉज. अगर सब सेक्शन होता तो सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज सब क्लॉज. आई होप दिस इज क्लियर. अच्छा सर, कंपनी का क्या मतलब है? अब इतनी बार कंपनी वर्ड यूज कर चुकी है हम. कंपनी अब समझा तो दो, होता क्या है. सिंपल, जिसने हमारे कंपनीज एक्ट 2013 या कोई भी प्रीवियस कंपनीज एक्ट के अंदर बर्थ लिया मतलब इनकॉर्पोरेटेड. तो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1956 के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, या टाटा 1956 के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, या जोमेटो 2013 कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड है, ये सारे के सारे कंपनीज है. Right? So company means a company incorporated under this act or under any previous company law. Amazon INC क्या कंपनी है? जल्दी से मुझे व्हाट्सएप करके बताओ. आंसर इज नो, बिकॉज उसने इंडिया में बर्थ नहीं लिया. क्या ये बात क्लियर हो रही है? आगे बढ़ सकते हैं. हाँ सर. सेक्शन 2 क्लॉज 26 पे आओ. कॉन्ट्रीब्यूटरी. सर ये कॉन्ट्रीब्यूटरी वर्ड क्या है? बड़ा भारी भरकम लग रहा है. इन सिंपल वर्ड्स, इट इज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी. इन सिंपल वर्ड्स, इट इज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी. ठीक है. एक बेसिक बात समझो, एक कंपनी की एक स्टेज होती है. एक कंपनी की एक स्टेज है जिसके अंदर स्टार्ट में वो इनकॉर्पोरेट हो रही होती है. उसके बाद वो एग्जिस्टेंस में होती है, और उसके बाद वो वाइंडिंग अप की तरफ जा सकती है. एक पर्सन को कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम बोला जाता है सब्सक्राइबर. एग्जिस्टेंस के टाइम बोला जाता है मेंबर. सर मेंबर और शेयर होल्डर सेम नहीं होता? टेक्निकली नहीं, आगे बताऊंगा एक जगह, पर मेंबर और शेयर होल्डर में फर्क होता है, मैं बताऊंगा, उसका भी आपको समझ में नहीं आएगा. और वाइंडिंग अप के टाइम उसको बोला जाता है कॉन्ट्रीब्यूटरी. सो टेक्निकल डेफिनेशन आप देखोगे तो इट मीन्स अ पर्सन हु इज लायबल टू कंट्रीब्यूट टू द असेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ बीइंग वाउंड अप. Contribute towards the assets of the company in the event of being wound up. He is basically the member of a company. अब आपको एक क्वेरी आ सकता है कि सर अगर मैं अभी एक क्वेरी आपको समझाऊंगा, उसका एक कंसेप्ट कराऊंगा, उसके बाद बेटर समझ आएगा. ठीक है, लेकिन अभी सुन लो, नहीं तो फ्लो टूट जाएगा. अगर मैं एज अ मेंबर मेरे पास फुल्ली पेड अप शेयर है, मतलब 10 रुपए का शेयर था, उसके ऊपर 10 का 10 रुपए मैंने पे कर दिया ऑलरेडी कंपनी को. कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम क्या वो मेरे से कुछ और मंगवा सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि 10 रुपए की लायबिलिटी थी, 10 रुपए का शेयर था, और 10 रुपए मैंने पे कर दिए. राइट? तो क्या अब मैं अभी भी एज अ मेंबर कॉन्ट्रीब्यूटरी में काउंट किया जाऊंगा? क्योंकि मैंने तो पूरी लायबिलिटी पे कर दी है, मेरे को तो कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना ही नहीं है. अब मैंने कर तो दिया सारा, 10 रुपए पहले पे कर दिया है, क्या मैं कॉन्ट्रीब्यूटरी माना जाऊंगा? आंसर इज यस. I will be considered as a contributory. I will have all the rights of a contributory, but I won't be having any liability of a contributory because I have already paid my dues as a member. Clear? तो एक explanation देखो. What if a person is holding fully paid up shares? Then he shall be considered as a contributory. He shall have rights of a contributory, but he will have
नो लायबिलिटीज ऑफ अ कॉन्ट्रीब्यूटरी, और इसी से लिंक होता है हमारा कंसेप्ट सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड लिमिटेड इन कंपनीज नेम। आ जाओ इस कंसेप्ट को जरा ध्यान से समझेंगे। आपने कंपनीज के नाम सुने हैं ना, हर जगह कंपनी के एंड में क्या होता है, रिलायंस, एग्जांपल रिलायंस रिटेल लिमिटेड। इस लिमिटेड का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएंगे मुझे सब बच्चे। आपको पता है कंपनी की लायबिलिटी, कंपनी के मतलब मेंबर्स की कह लो लायबिलिटी, वो लिमिटेड होती है। दैट इज वन ऑफ द रीजंस अ पर्सन फॉर्म्स अ कंपनी और एन एलएलपी की उसको पर्सनल लायबिलिटी नहीं चाहिए। तो ये जो लिमिटेड है, ये क्या लिमिटेड है, ये लायबिलिटी लिमिटेड है, ये लायबिलिटी लिमिटेड है। ओके, सो लायबिलिटी को लिमिट कर देंगे। लिमिट कहां तक, लिमिट मतलब एक लिमिट लगानी है, ये कहां तक, वो डिपेंड करता है कि इज इट लिमिटेड बाय शेयर्स, और इज इट लिमिटेड बाय गारंटी। दोनों में फर्क समझ लो ध्यान से। इन केस ऑफ लिमिटेड बाय शेयर्स द लायबिलिटी इज लिमिटेड टू अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स। पूरा लिखेगा इसको, रुको, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता वरना। लायबिलिटी लिमिटेड टू अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स। So for example, if there is a rupees 10 share on which rupees 6 is paid up, what is the maximum amount, what is the maximum liability the member will incur? Rupees 4. Clear? Or in case of a guarantee, basically there is an amount undertaken to contribute, amount undertaken by the member, that he will contribute in the event of winding up. तो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख, तो अगर कंपनी की वाइंडिंग अप हुई तो मुझे 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि वो मैंने अमाउंट अंडरटेकन किया है अपने लायबिलिटी क्लॉज के अंदर एमओए में कि मैं इतना अमाउंट कंट्रीब्यूट करूंगा, ये मेरी लिमिट है, 1 लाख से ऊपर मेरे से नहीं मंगवाया जा सकता। क्लियर है सर? इन दोनों में और क्या डिफरेंसेस होते हैं वो मैं चैप्टर नंबर 2 में और डिटेल में कराने वाला हूं। एक क्वेश्चन भी है उसके अंदर टेबल फॉर्म में, मैंने आंसर में दिया हुआ है, क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब। अब आपको ये तरीका, ये वाला क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, सो इफ अ पर्सन इज होल्डिंग फुल्ली पेड अप शेयर्स, टेक्निकली लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, बट स्टिल कॉन्ट्रीब्यूटरी का स्टेटस रिटेन किया जाएगा। सो सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड लिमिटेड इन कंपनीज नेम, इट कैन बी ईदर लिमिटेड बाय गारंटी और इट कैन बी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसका मतलब क्या होता है। ये दोनों डिफाइंड है, गारंटी 221 में और लिमिटेड बाय शेयर्स 222 में। आगे बढ़े? हाँ सर। सेक्शन 2 क्लॉज 27, ये लास्ट करेंगे इस वाले लेक्चर में, आप टेंशन मत लेना, मुझे पता है आपका ध्यान 2 घंटे पे है, बचा हुआ हम सेकंड लेक्चर में ले लेंगे, उसके अंदर हम चैप्टर भी खत्म करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि आपको एक पूरा आइडिया लग जाए कि एक चैप्टर को कैसे किया जाता है। अब बात करते हैं वर्ड कंट्रोल की। अब कहीं पे भी आपका वर्ड जो कंट्रोल का यूज किया जा रहा है, तो उसको एक यहाँ पे इंक्लूसिव तरीके से बताया जा रहा है, डिफाइन किया जा रहा है कि इसका कंट्रोल का मतलब क्या क्या होता है और कंट्रोल में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, दिस इज अ क्लैरिफिकेटरी डेफिनेशन। कंट्रोल शैल इंक्लूड, दो तरीकों में से एक, दो पर्टिकुलर पॉइंट्स में से एक भी अगर आ गया तो कंट्रोल लग जाएगा। राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स और कंट्रोल द मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजंस। पॉइंट टू बी फोकस्ड अपॉन इज दिस। यहां पर मैं बात कर रहा हूं अपॉइंटमेंट की, मैं रिमूवल की बात नहीं कर रहा। लिखो रिमूवल और कट करो। मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर क्यों यार? 1-2 डायरेक्टर से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, आधे से ज्यादा डायरेक्टर के ऊपर पावर अपॉइंट करने का, सो इसका मतलब यू हैव द कंट्रोल। क्योंकि कंट्रोल कैसे आएगा? मेजॉरिटी से आएगा ना, 1-2 से थोड़ी ना आएगा। या फिर यू कंट्रोल द मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजंस। सर ये कंट्रोल किसका है? एक पर्सन का भी हो सकता है, मोर देन वन का भी हो सकता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? अ पर्सन और पर्सन्स एक्टिंग इंडिविजुअली और इन कंसर्ट। और सर ये कंट्रोल और ये राइट कैसे आया? हाउ इज इट एक्सरसाइजेबल? ये भी कैसे भी हो सकता है। ईदर इट कैन बी डायरेक्टली मतलब खुद से, इनडायरेक्टली मतलब किसी मेरी कंपनी के थ्रू या मेरे कोई पार्टनरशिप फर्म के थ्रू, और इट कैन बी थ्रू अ शेयर होल्डर एग्रीमेंट, इट कैन बी थ्रू मैनेजमेंट राइट्स। कैसे आया कंट्रोल, कैसे आया राइट, ये रेलिवेंट नहीं है। फोकस किसके ऊपर है कि सर ये है, ये कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट है, ये कंट्रोल ऑफ पॉलिसी डिसीजन है, या फिर राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स है।
आपको पता है ना कंपनी में काम कौन करते हैं, डायरेक्टर करते हैं, ठीक है। तो ये अगर मेजॉरिटी अपॉइंट करने का आपके पास राइट है, इसका मतलब आपके पास कंट्रोल है 227 के हिसाब से। एक और चीज समझ लो, लास्ट बात बता रहा हूं, ये होल्डिंग और सब्सिडरी से आगे कराऊंगा अगले लेक्चर में। एक कंपनी को चलाने के लिए, एक कंपनी को चलाने के लिए कौन लोग होते हैं आपको पता है? एक नए पे लेते यार, अच्छा नहीं लगता इसे। एक कंपनी को दो जने चलाते हैं, एक होते हैं उसके शेयर होल्डर और एक होते हैं डायरेक्टर। सर पता है इन दोनों की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, है ना, वो हमारी तरह पढ़ाई नहीं कर सकती, वो हमारी तरह कहीं जा नहीं सकती है, तो वो काम कैसे करेगी? तो एक होता है शेयर होल्डर और एक होता है डायरेक्टर। क्या दोनों सेम चीजें? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं, शेयर होल्डर कंपनी को ओन करते हैं, और डायरेक्टर का काम है डे टू डे मैनेजमेंट। हाँ, ओवरऑल लेवल पे कुछ कंट्रोल किया जा सकता है कि फॉर एग्जांपल 10 लाख के ऊपर की ट्रांजैक्शन में आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए, बट डे टू डे मैनेजमेंट किसका होता है? डायरेक्टर का। और शेयर होल्डर का काम होता है पैसा लगाना। ठीक है, ये बात क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एक और चीज का ध्यान रखना, शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होती है उसके अंदर दो तरीके से रिजोल्यूशंस आते हैं, ओआर और एसआर। और डायरेक्टर की जो मीटिंग्स होती है उसके अंदर आता है सिर्फ एक बोर्ड रिजोल्यूशन। कई कबार मैंने सीए फाइनल में भी देखा है कि बच्चों को लगता है डायरेक्टर एसआर पास कर रहा है। नहीं बाबा, ओआर एसआर इज रेलिवेंट फॉर जनरल मीटिंग्स, सब आने वाला चैप्टर 7 में, एंड बोर्ड रिजोल्यूशंस आर रेलिवेंट विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्टर्स। क्लियर है ना बात? यहां पे नॉर्मल मेजॉरिटी वोटिंग होती है, यहां पे नॉर्मल मेजॉरिटी वोटिंग होती है। ओआर में क्या होती है? यहां पे मेजॉरिटी वोटिंग। एसआर में क्या होती है? 3/4 वैल्यू की वोटिंग, मतलब 75%। ये सब चैप्टर 7 में आएगा। ये जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट था बिफोर वी कॉल इट अ डे। हमारा लेक्चर यहां पे खत्म हो रहा है, पहला वाला लेक्चर। सेकंड वाले में हम प्राइमरी की और बातें करेंगे, बचे हुए क्लॉजेस को खत्म करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे, और पूरा चैप्टर 1 आपका क्लियर हो जाएगा। एक चीज बस समझना, अगर आपको लग रहा है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया, प्लीज एक रिक्वेस्ट है दिल से, आप अपने दोस्तों को प्लीज शेयर करो, बिकॉज उसी से आई वुड बी एबल टू रीच मोर स्टूडेंट्स। एंड इफ यू फील दैट ऐसा लेक्चर हमारा पूरा बैच, सी एंटायर बैच इज गोइंग टू बी लाइक दिस, सो इफ यू फील कंफर्टेबल इन दिस लेक्चर, आपका अगला 90 to 100 आवर्स इसी तरीके से मैं पूरा आपका सिलेबस खत्म कराऊंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट, राइट? तो यू कैन रजिस्टर ऑन द वेबसाइट गिवन, क्योंकि अभी फर्स्ट बैच, फर्स्ट प्रिंट जो है हमारा, उसमें लिमिटेड बुक्स है, तो आप फटाफट से रजिस्टर करो। 20 दिसंबर से पहले अपनी बुक्स ले लो और क्लासेस को स्टार्ट करो। गारंटी दे रहा हूं कि इट वोंट बी अ टिपिकल ऑनलाइन क्लास, वो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है, और बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है? एंड आई विल एंश्योर दैट यू स्टडी लॉ लाइक नेवर बिफोर। सो आई होप दैट वाज विजिबल इन दिस पर्टिकुलर lecture. Until we meet in our next lecture or some other interaction, all the very best. Study well, take care, be safe, bye bye. शेयर करना मत भूलना।